हेलो एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग मी लाइव। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों को। एक बार बता देंगे कि मैम आप ऑडिबल हो, विजिबल हो, लाइव हो, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद आवर क्लास। जल्दी से सभी बच्चे आ जाएंगे एक बार और डू लेट मी नो। सब कुछ बढ़िया है, आवाज बढ़िया, वी आर लाइव। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए कैसे हैं आप सभी, कैसे हैं हमारे सारे प्यारे बच्चे। गुड मॉर्निंग सबा, जीनत, शशि, लावण्या, अजय, मुस्कान, दीपांकर, इफ्रा, गौतम, अजय। चलिए गुड मॉर्निंग एंड लॉट्स ऑफ गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू। सभी प्यारे बच्चे आ चुके हैं, तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हमारी फ्राइडे को क्लास नहीं हो पाई थी ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है, लेकिन आज हम उस चीज की पूरी भरपाई करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे या 1.5 से पौने घंटे एक्स्ट्रा भी मिल सकती है। सो ब्रेस योरसेल्फ, काफी सारे क्वेश्चन आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। फ्रॉम द ईयर 2021 से लेके 23 तक जितने भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, वो उसके साथ साथ कंसेप्ट जो भी हैं उस चैप्टर के, वो भी करने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी। तो ये सारी चीजें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। उसके बाद जो मेन चीज है वो ये है कि हम लोगों ने, ध्यान से सुनना, हम लोगों ने यहाँ पर जो है एक ग्रुप बनाया है जिसमें कि हम लोग, जिसकी लिंक जो होगी वो आपको यहाँ पर आप जाओगे तो उसमें मिल जाएगी। अब इस ग्रुप में क्या है, इस ग्रुप में आज की जो पीडीएफ होगी या फिर इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है या फिर एनसीईआरटी के जो हम आपको डेली टास्क देते हैं वो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। अभी उसका जो लिंक है वो ऐसे शेयर नहीं किया जा सकता बता के, तो आप यहाँ पर इसको इस पे जाना और वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगी स्टोरी में जाके। ठीक है, या फिर उसको हम बायो वगैरह डिस्क्रिप्शन में कहीं डाल देंगे कि वो हमेशा ही वहां पर रहे। ठीक है, इसमें हम लोग जो है यहाँ पर डिटेल आपके साथ सारे शेयर करने वाले हैं। पहली बात तो ये हो गई है। ठीक है, कि आपको जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जितने बच्चे आपको यहाँ पर पीडीएफ की डिमांड कर रहे थे, यहाँ पर आपको जाके टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। उससे आप लोग यहाँ पर जो है पीडीएफ का एक्सेस कर सकते हो। जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं वो भी पूछ सकते हो, बच्चे वहां पर ज्वाइन कर चुके हैं, डाउट्स वगैरह अपने पूछ रहे हैं। उसके अलावा जो है तीसरी बात ये है कि हमने एक 30 डे चैलेंज जो है वो शुरू करने वाले हैं आज। 30 डे चैलेंज की सीटेट जो है हमारा, सीटेट एसएसटी पेपर 2 हमारा कैसे क्लियर होगा, उसके कुछ जो है हम यहाँ पर चैलेंज ले रहे हैं, जहां पर मैं आपके साथ डेली बेसिस पर कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। और जब हम वो टिप्स शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो है, जो भी टिप्स होंगी वो आपको हर रोज एक नई नई मिलती जाएगी। ठीक है, चलिए एसएसटी के अगर हम लोगों को कोई नोट्स मिलेंगे, एनसीईआरटी के हम लोगों को अगर कोई नोट्स मिलेंगे तो डेफिनेटली आई विल शेयर देम विद यू। और बाकी सारी चीजें होंगी जो हम लोग जो है यहाँ पर शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो नमस्ते। ओके चलो भाई, करें क्लास को स्टार्ट। ठीक है, जस्ट जल्दी से बताओ। अच्छा, चोट कैसे लग गई? अरे वो लगती रहती है। ठीक है, डन है। हाँ, और एक और चीज है, थोड़ी थोड़ी चीजें हम अभी डिसाइड करेंगे। थोड़ा सा सीडीपी के क्वेश्चन जो है, पेडागोगी के जो क्वेश्चन है वो भी शुरू करेंगे, और मैराथन वगैरह भी प्लानिंग चल रही है, बता देंगे आपको सब कुछ पहले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई है और फिर अब हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। और हाँ चलो बस बताओ, अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट से करने की कोशिश करो। चलो, सिविक्स कर रहे हैं, बताना भूल गए थे, पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं कुछ बच्चे इसको। करो। हाउ डज द ऑपोजिशन इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट? विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है? सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना द्वारा, जनमानस की राय को व्यक्त करके, या फिर सत्ताधारी दल की निरकुशताओं पर रोक लगाकर, या फिर संसद में बाधाएं डालकर? बताएं आंसर। आपको ऐड हम नहीं करेंगे, आपको वो लिंक मिलेगी, आपको खुद ऐड होना है। ठीक है, चलो मैम ऑप्शन जो है ए बी सी डी या फिर ABCD, बताओ भाई क्या लग रहा है आंसर? कभी जो है सभी बच्चे मिक्स आंसर दे रहे हैं। ओके, तो हम इसके बारे में पहले बातें कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम खुद सोचो। ठीक है, ओके, खुद सोचते, हम लोगों ने 2 लोगों को चुन लिया है। जैसे कि मान लीजिए हमने नम्रता और करिश्मा को चुन लिया है, और नम्रता को हमने प्रधानमंत्री बना दिया है। ठीक है, दोनों का इलेक्शन करवाया और नम्रता यहाँ पर जीत जाती है, लेकिन करिश्मा हार नहीं मान रही, उसको अगली बार पावर में आना है। तो नम्रता यहाँ पर जो भी चीजें करेगी ना, उस पर करिश्मा एकदम अपनी नजर टिका के रखेगी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ही होता है कि जो भी यहाँ पर नम्रता करने वाली है उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर उसने 1 रुपए की भी धांधली करी ना, तो वो सबको बता देगी, देखो देखो उसने धांधली करी है और अगली बार से तुम मुझे चुनना।
ठीक है, तो याद रखते हैं जो ऑपोजिशन होता है, जो सत्ता में सरकार बैठी है, जो रूलिंग पार्टी है या रूलिंग गवर्नमेंट है, ऑपोजिशन उसको देख रही है। और ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि मैम लोकतंत्र कहता है कि हम एक लोगों के हाथ में सारी पावर नहीं दे सकते, वरना तो वो हमें कुछ भी नहीं बताएगा, है ना, कि कुछ भी कर लेगा, कल को 100-200 करोड़ इधर उधर भी कर लेगा, है ना। चलिए, तो यहां पर सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना, भाई कुछ बोल दिया है, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, तो ये हमारा सही होगा। यानी कि जहां पर भी ऑप्शन नंबर ए होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि बी हमारा नहीं होगा। एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ऑब्वियसली जनता तो संसद में जाके नहीं बोल सकती है कि आपका मन कर रहा है और आज यहाँ कोमल शर्मा बैग उठा के संसद में बैठने चलेगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये जिम्मेदारी तो हमने किसको दी हुई है? विपक्ष को दी है। भैया तुम देखो ना कि जनता का विचारधारा वहां तक पहुंच रहा है, तो ये भी होगा। ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी अपनी बहुत ज्यादा सत्ता दिखाने लग जाए, अपना पूरा एटीट्यूड दिखाने लग जाए, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन वो लगा सकता है, ये भी करेक्ट है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगला जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, बाय कॉजिंग पार्लियामेंट्री डिस्ट्रप्शन, यानी कि हुड़दंग मचा दे पूरा का पूरा संसद में, रो बाधाएं डालकर, ये नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। अब जल्दी से बताओ कौन सा होगा हमारे सही आंसर। एक शब्द और हमें आज करना है, दैट इज लेजिटिमेट। ये शब्द भी बहुत बच्चों को परेशान करता है। लेजिटिमेट होता है अकाउंटेबल होता है, ठीक है। अब ये जो अकाउंटेबिलिटी है, लेजिटिमेटनेस है, ये क्या होता है ये समझ लो। ये डेमोक्रेसी के ही छोटे भाई बहन है, इनके बिना डेमोक्रेसी कुछ नहीं है। लेजिटिमेट तरीका क्या होता है? लेजिटिमेट तरीका ये है कि मेहनत करो, पढ़ो और अच्छे से एग्जाम क्लियर करो, यही तो लेजिटिमेट तरीका होता है। लेकिन मैम कोई ऐसा भी तरीका होता है कि कुछ बच्चे धांधली करके पेपर पास हो जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल होता है। लेकिन क्या डेमोक्रेसी एक धांधली वाली सरकार है? आप बोलोगे नहीं, डेमोक्रेसी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है और एक अकाउंटेबल होती है, वो अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये कहां से आए ये एक बार बता देते हैं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हमारा चैप्टर है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, ठीक है। चैप्टर का नाम है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। इसमें पूरा दिया हुआ है यही प्रावधान, एग्जैक्टली लैंग्वेज लिखी हुई है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, अब बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन बोलते हैं मैम ये दिखाई नहीं दे रहा है ना, और ये हमें जो है ब्लर दिख रहा है। इसमें कितनी भी हम अच्छी क्वालिटी, हम एनसीईआरटी वालों को फोन भी लगाएंगे ना कि हमें कुछ बढ़िया सी पीडीएफ भेजो, ये तब भी ब्लर हो जाएगा। कंसेप्ट बस यही है कि आपको चैप्टर पता चल जाए, और मेरे को ये समझाना है कि सीधा सवाल एनसीईआरटी से आ रहा है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से आ रहा है, ठीक है। बस यही मेन मुद्दा होता है समझाने का, ठीक है। चलो बिना समय को गंवाए अगला सवाल करते हैं फटाफट से, बहुत कम दिन बचे, जल्दी जल्दी सारी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जल्दी से करो अगला क्वेश्चन। Which of the following is a valid objective of the constitution? एक संविधान का मेन उद्देश्य क्या होता है? कि वो विश्व की सामाजिक संरचना को परिभाषित करे, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर बताए, शासन करने वाले अभिजात वर्ग के अधिकारी को सुरक्षित करना, यानी कि अब तुम ही खुद ही सोच लो कि भैया क्या ही हो रहा ऑप्शन बी में, डायरेक्ट द प्राइवेट लाइफ ऑफ द सिटीजन, नागरिकों के निजी जीवन को निर्देशित करना, या फिर अपने नागरिकों के अधिकारों का बचाव करना। बताओ आंसर बताएंगे। नीता बेटा बहुत बढ़िया, सत्यजीत बहुत बढ़िया, सत्य, नम्रता, रोशनी, जिशमीत, वेरी गुड एवरीवन, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, क्या नहीं हो सकता है वो आपको पता है। देखो विश्व की सामाजिक संरचना को सिर्फ परिभाषित करना तो नहीं हो सकता ना, कि भैया हम सिर्फ सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, नहीं, हम तो मैम इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे हैं, हम तो बाकी और चीजें भी पढ़ रहे हैं, तो ए ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ए नहीं हो सकता है। चलिए समझ गए। सिर्फ रूलिंग एलिट्स मतलब जो लोग क्या कर रहे हैं, जो शासन करने वाले, सिर्फ उनके बारे में, उनको सुरक्षा, बाकी जनता की सुरक्षा कौन करेगा? ये भी नहीं हो सकता है। और ऑब्वियसली आपकी निजी जीवन को निर्देशित करना तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई अधिकार है नहीं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है अच्छा आज तो सुमन रात को 3 बजे उठ गई है, इसको मना करेंगे कल से। कैन दैट हैपन? आप बोलोगे नहीं मैम ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जितने ही बच्चे ने करेक्ट बोला वो बिल्कुल सही है, सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। चलिए एक और बात मुझे ये बताएंगे सभी प्यारे बच्चे, एक एडिशनल क्वेश्चन फेंक के मार रहे हैं तुम्हारे पास। अच्छा एक ऐसा हमारे पास राइट है, एक ऐसा अधिकार है, हम जल्दी बोलो, नहीं अभी पहले लिख लेंगे जब बोलेंगे। देखो एक हमारे पास ऐसा अधिकार है जो कि हमारे पास टोटल 6 अधिकार है, ठीक है। कितने अधिकार है? टोटल 6।
जो कि जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, इतनी बात सबको पता है। ऐसे 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास। क्या है? 6 फंडामेंटल राइट्स। अब इन फंडामेंटल राइट्स में से एक ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जो बाकी मौलिक अधिकारों को वो शक्तियां देता है कि आप कोर्ट में जा सकते हो। वो कौन सा मौलिक अधिकार है? चलिए बताएं जल्दी से। वेरी गुड, तुम्हें पता था कि मैं क्या पूछने वाली हूँ? यस, दैट इज द करेक्ट आंसर। इन 6 फंडामेंटल राइट्स में से एक फंडामेंटल राइट्स है जो हमारा एक एक्चुअली में छठा फंडामेंटल राइट्स भी कह सकते हो, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, अब मैंने आपको ये क्यों बताया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, लेकिन अब आप ये अपने दिमाग में सेट करके रखना कि ये कभी दोबारा भी आ सकता है। एंड दैट इज आर्टिकल नंबर 32। एब्सोल्युटली करेक्ट एवरीवन। जब तुम लोग इतने अच्छे जवाब देते हो तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज अनुच्छेद आर्टिकल 32 में हमारा ये प्रावधान दिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया, ये पेपर में आया हुआ सवाल है, लेकिन हमने तुमको अभी क्यों बताया, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। ठीक है, चलिए, हाँ, ये जो है हमारे संवैधानिक अधिकार है जो हमें बाकी मौलिक अधिकारों को बहुत ज्यादा पावर देता है। अगला सवाल करते हैं 2022 का सवाल है। फटाफट से करते हैं, जल्दी से करो क्वेश्चन को, बताओ क्या होगा जवाब। भारतीय संविधान में डैश के आधार पर अल्पसंख्यकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। भाषा के आधार पर, अच्छा, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर। अच्छा, चारों तो नहीं हो सकते हैं, एबीसी, एबीडी, एसीडी और बीसीडी, यानी कि एक कौन है जो बार बार रिपीट हो रहा है? एक तो जरूर होगा ना, बताओ आंसर क्या होगा, या फिर एक ऐसा है जो नहीं होगा? चलो बताओ। भाषा के आधार पर हम लोगों ने यहाँ पर माइनॉरिटीज को दी हुई है सुरक्षा, रिलीजन धर्म के आधार पर दी हुई है, और कल्चर के आधार पर दी हुई है, या फिर क्षेत्र के आधार पर दी हुई है। अरे इतने सारा सही आंसर मत दो गाइस, दिल दुखता है ऐसे, थोड़ा तो गलत आंसर दो। ठीक है, देखो अब ध्यान से सुन लो कि हमारे भारतीय संविधान के हिसाब से माइनॉरिटीज को यहाँ पर, ये हमारा जो है, देखो पहले सुन लो कि ये कहाँ से आया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर 5 है अंडरस्टैंडिंग, क्या समझना है? मार्जिनलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, ये इस चैप्टर से हमारा पूरा आया है। कौन? हमारा ये सवाल। अब देखो, भारतीय संविधान में भाषा के आधार पर भी आरक्षण दिया हुआ है। ठीक है, पर संवैधानिक सुरक्षा दी गई, मतलब रिलीजन के आधार पर भी कि भाई राइट टू होगा, है ना, सबको अपना धर्म पूरा हमें दिया हुआ है, राइट टू रिलीजन वाले में पूरा सब कुछ मेंशन्ड है। और कल्चर के आधार पर भी हमें बहुत सारे मौलिक अधिकारों में भी जिक्र है, और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इसका जिक्र है। लेकिन क्षेत्र के आधार पर हमारे संविधान में कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके क्षेत्र के हिसाब से हमने आज तक कोई भी संविधान में डिस्क्रिप्शन नहीं सुना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बी सी, और डी नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा एकदम ताजा ताजा सवाल है, चैप्टर बता दिया है। ठीक है, इस चैप्टर की पीडीएफ जितने बच्चों को चाहिए, क्योंकि जितने सेशन, ये हमारी आज 11वीं क्लास है, और लगभग जब जब हमने पॉलिटी की क्लास करी है, ये सवाल इस चैप्टर से कुछ ना कुछ जरूर आया है। ठीक है, तो याद रखना, दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आज हम शेयर करेंगे, आज का गोल यही चैप्टर रहेगा। फिर चलो अगला सवाल करते हैं। ये सवाल मैंने आपको पहले कराया हुआ है, जल्दी से करो फटाफट से। ये कमेटी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बताओ जल्दी से फटाफट से। सचार आयोग भारत के किस समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का निरीक्षण किया है? बताओ। सिख, मुस्लिम, महिलाएं या ट्रांसजेंडर, पैरलिंगिंग, परलिंगिंग। वेरी गुड, सबको बताइए, मैंने आपको पिछली बार कराया था। अब तुम खुद देखो कि अगले ही साल जो है सवाल कैसे घूम के आया। जहां हमने पिछली बार क्लास में सवाल करा था तो कुछ और जवाब था और सवाल भी कुछ और था, लेकिन अभी वही सवाल है और जवाब सेम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि मैंने आपको ये पहले कराया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर हमने थोड़ी सी डाली है। ये वही चैप्टर है जो जिसका मैंने अभी आपको जिक्र करा, जो कि आज का आपका गोल भी है। आपको आज ये चैप्टर जरूर पढ़ना है, सुपर से भी डुपर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हो चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन चैप्टर का नाम है।
अब यहीं पर पूरा लिखा हुआ है कि देखो पता है क्या हो रहा था, जब हम पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे तो हमें पता चला कि ऐसे ऐसे चीजें जो हैं, जो मुस्लिम तबका है हमारे देश का वो काफी पिछड़ गया है, उस वहां पर बहुत सारी बातें उनके बारे में नहीं हो रही है। तो वहां पर एक जस्टिस थे, यानी कि ऑब्वियसली क्या थे, चेयर्ड बाय जस्टिस राजेंद्र सच्चर, जिसका नाम ऑब्वियसली सच्चर कमेटी रख दिया गया, जो कि आर्थिक, सोशल, सामाजिक और एजुकेशनल पढ़ाई लिखाई से मुस्लिम कम्युनिटी को और ज्यादा उनका स्टेटस, उनका जो स्टेटस है समाज में उसको बढ़ावा देने की बात करती है। और ये भी याद रखना कि हाई लेवल कमेटी थी और इसका साल हमने पिछली बार करा था, एंड दैट इज 2005 में कमेटी आई थी। इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि इसमें पूरी पेज थी और ये 56 पेज की रिपोर्ट थी। ये भी पूछा जा सकता है, स्कूलिंग जो है मुस्लिम चिल्ड्रंस जो है नहीं कर रहे थे अच्छे से, 7 से 16 उम्र की काफी कम थी, तो इसलिए उनके बढ़ावा देने के लिए कमेटी बनाई गई थी, ताकि सारी चीजों में उनका भी जो है इक्वल डेवलपमेंट हो सके, बराबरी का यहाँ पर विकास हो सके। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा आज का चैप्टर। अब अगला सवाल थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन मुझे भी इसमें कुछ इंग्लिश का शायद आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन हिंदी का समझने की कोशिश करो। इसको समझने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी पड़ेगी, उससे पहले आप इसको करने की कोशिश करो। क्वेश्चन बहुत गड़बड़ा गया है, इसके ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन पीछे है, अच्छा ठीक है, इंग्लिश में ना वो छप गया है ऑप्शन का, कोई बात नहीं, हिंदी में तो कर ही सकते हैं, जो जिसको इंग्लिश आती है वो हिंदी कर सकते हैं, जिनको हिंदी आती है इंग्लिश भी कर सकते हैं। देखो हमें आज दो फॉलोइंग करनी है और फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट करनी है। स्थानीय प्रशासन है, राज्य सरकार है और संघ सरकार है। चराई क्षेत्र बनाने संबंधी निर्णय कौन लेगा, और मध्य प्रदेश में एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का निर्णय कौन लेगा, या नई मुद्रा जारी करने का निर्णय कौन लेगा, बताओ जल्दी से। मैम इसको एक एक करके करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा सवाल जो है एटीट्यूड में है, लेकिन हम इसको बहुत बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर ध्यान देंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाए, ध्यान से सुनना, अगर हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाए, यानी कि एक सूची बनाए, और उस सूची में कुछ चीजें समझने की कोशिश करें। क्या मैंने आपको ये बताया है कि सरकार कितनी प्रकार की होती है? क्या मैंने आपको ये बताया है कि सरकार कितनी प्रकार की होती है? तो आप क्या बोलोगे, जी मैम आपने हमें बताया कि सरकार कितनी प्रकार की होती है। अब जब हमने सरकार के ही प्रकार यहां पर देख लिए, तो क्या सरकार की ड्यूटीज भी होंगी? अब ध्यान से सुन लेना, अब ध्यान से सुन लेना। एक सबसे ऊपर जो हमारे पास होती है उसको हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या कहते हैं? एक पूरा चैप्टर निपटा देंगे इसी एक पेज पे। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि क्या बोलेंगे इसको? केंद्रीय सरकार बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? केंद्रीय सरकार, इसको यूनियन सरकार भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको नेशनल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास राज्य सरकार। ध्यान से सुनते जाना, कौन सी सरकार? राज्य सरकार। और फिर कौन सी आती है, जल्दी से बताओ, फिर कौन सी आती है? थर्ड लेवल पर कौन सी होती है, जल्दी से बताएंगे। थर्ड लेवल पर होती है मैम लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, ये कौन सी होती है? हमारी जो भी हमारा बेसिक लेवल का लोकल गवर्नमेंट, जो हमारी जो है सबसे निचली गवर्नमेंट है। इतनी बातें तो मैम हमें पता है। अब लोकल जो गवर्नमेंट होती है वो भी दो टाइप की होती है, या तो वो शहरों में होगी, और या फिर वो किसकी होगी, या फिर वो रूरल होगी। ठीक है, इतनी बातें सभी प्यारे बच्चों को पता ही है। लेकिन मैम हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, अब इसी प्रकार से जो ये सरकारों का लेवल है, इसमें हम लोगों को अलग अलग जो है प्रशासन संभालने की एक सूची गिवन है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें कि जो भी हमारे मेन मुद्दे होंगे वो यूनियन लिस्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? यूनियन लिस्ट कहलाएगी। समझ में आया कि ये कैसी सूची है? ये हमारे केंद्र सरकार की सूची होगी। इतनी बातें समझ में आ गई। इसीलिए हमने एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ऐसी लिस्ट बना दी कि तुम ये काम देख लेना। स्टेट लिस्ट भी होगी, ठीक है, जिसमें वो अपने राज्य में सारी चीजें देखने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि मैम कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारे ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिसमें हमें केंद्र सरकार भी चाहिए और राज्य सरकार भी चाहिए। तो डेफिनेटली हमारे पास एक तीसरी लिस्ट भी है जिसको हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, याद रखना। ठीक है, ये हमारे पास 3 सूचियां हैं। अब आप बोलोगे देखो, अब जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होंगे जैसे कि करेंसी से रिलेटेड,
यानी कि मुद्रा। अब ऐसा तो है नहीं कि यूपी के जो हमारे अभी चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो बोले कि नहीं हम तो आज से पैसा बंद, रुपीस बंद कर रहे हैं, आज से हम लोग जो है 50 पैसे चलाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये डिसीजन पार्लियामेंट में भी किसके पास है? जिनकी सरकार है, यानी कि जो यूनियन में गवर्नमेंट है। करेंसी हो गई, बैंकिंग हो गया और डिफेंस हो गया और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितने भी भारत में ऐसे मुद्दे होंगे जो सरकार को फटाफट बदलने हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ से अटैक हो रहा है और हम लोग जो है सारे चीफ मिनिस्टर की मीटिंग कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि अच्छा अभी कर दें क्या अटैक? नहीं, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो सीधा हमारे पूरे देश की जो सरकार होती है, जो हमने एमपीज चुने हैं, उनके द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं। अब जो राज्य की सरकार है, राज्य की जो लिस्ट है वो राज्य सरकार समझेगी। जैसे कि यूपी पुलिस के अधिकारियों को कितनी तनख्वाह देनी है, कितना पैसा जो है पेंशन में देना है, कौन कौन सी पॉलिसी चलानी है, गन्ने का रेट क्या रहेगा, वो हम लोग डिसाइड करते हैं राज्य सरकार में। क्योंकि अब हम तो नहीं समझ सकते ना कि वहां के किसान कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनको क्या रेट मिलना चाहिए उनकी फसल का। तो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो स्टेट लिस्ट के होते हैं, जैसे कि पुलिस हो गया, उनका अपना व्यापार हो गया, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें। अब आप बोलोगे कि अरे ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? अब ऐसे कोई मुद्दे होते हैं जिन पर दोनों का सहयोग चाहिए होता है। तो जब हम स्टेट और यूनियन को बराबर लेके चलते हैं तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देते हैं सारे मुद्दे। जैसे कि मान लीजिए दो लोगों की शादी हो जाती है और दोनों ही लोग कहां से आते हैं? दोनों ही लोग भाई दो अलग अलग राज्यों से आते हैं। मान लीजिए एक राजस्थान से, एक यूपी से है, एक यूपी से, एक केरला से, और उनके बीच में आने वाले समय में कोई झड़प हो जाती है तो उसका डिसीजन होगा, उसमें केस चलेंगे, है ना। तो वो कौन जो है देखने वाला है, तो वो दोनों लोग मिलके वो कॉन्करेंट लिस्ट में चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे कि मान लीजिए अडॉप्शन है, जो बच्चे गोद लेते हैं लोग। अडॉप्शन एक ऐसी चीज है कि जरूरी नहीं है आप जिस राज्य से हो आप उसी से ही बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो, आप किसी से भी अडॉप्ट कर सकते हो, है ना। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं भाई, कल को तुम अपने रंग बदल लो और बच्चे के साथ कुछ गलत व्यवहार करने लग जाओ, उस पर ध्यान ना दो, तो आपका जो होगा वो कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। अब मुझे ये कौन बताएगा कि क्या हमारे पास कोई चौथी लिस्ट भी होती है? ठीक है, जल्दी से बताओ, क्या हमारे पास कोई चौथी लिस्ट भी होती है? कोई बच्चा बताएगा। अब ये जो 3 लिस्ट दी गई हैं, ये संविधान जब बना था तब से हमारे पास है, ठीक है। तो जब हमारा संविधान बना तो हमारे पास ये 3 लिस्ट होती थी। फिर हमने बोला कि काम नहीं चल रहा है, थोड़ा सा और मुद्दा हमें ऐड करना पड़ेगा। तो लेटर ऑन हम लोगों ने रियलाइज करा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो छूट गए हैं, जो दोनों से मिलकर भी नहीं हो रहे हैं, कुछ ऐसे नए नए कानून ऐड हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं रेसिडुअरी लिस्ट। क्या कहते हैं? रेसिडुअरी लिस्ट जो है ये हमारा क्लास 10 तक पहुंच जाता है कंसेप्ट, 8 9 तक इतना डिस्कस नहीं किया जा रहा है। लेकिन याद रखना कि ये जो हमारा रेसिडुअरी लिस्ट है इसमें क्या सब्जेक्ट होंगे, है ना, जल्दी से बताएंगे। हाँ जी बेटा, एजुकेशन भी कॉन्करेंट में आएगा क्योंकि ऑब्वियसली एजुकेशन अगर स्टेट में हो रही है तो वो केंद्र में भी हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि सीबीएसई के जो रूल्स है वो एक ही राज्य में लगेंगे, सब जगह बराबर के लगेंगे, है ना। अब रेसिडुअरी जो लिस्ट होती है ये होती है सीधा यूनियन के पास। अब इसमें देखो क्या 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 होंगे। अगर मान लीजिए लेटेस्ट है, नई नई ताजी है, तो नए नए कानून क्या आ रहे हैं? एक तो साइबर क्राइम इसमें आता है, क्योंकि पहले इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट पे कुछ गलत चीजें बोली जा रही तो उनको सजा सुनानी है, कोई नई डिजिटल सोल्यूशन निकालना है, तो यहाँ पर रेसिडुअरी में यही सारी लिस्ट होती है, ठीक है। तो रेसिडुअरी में हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं? रेसिडुअरी में हम लोग क्राइम जो कि डिजिटल है, ठीक है, या फिर कोई भी डिसीजन जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड जो भी चीजें हो रही है, जो भी विकास हो रहा है वो, और इसके डिसीजन कौन लेता है? और याद रखना इसके डिसीजन सेंटर गवर्नमेंट ही लेती है। कॉन्करेंट दोनों मिलके, राज्य सरकार, यूनियन यूनियन। कुछ याद करने का नहीं है ना। देखो, यूनियन के अंदर यूनियन यानी कि प्रधानमंत्री जी सारे डिसीजन लेंगे, स्टेट में कुछ याद करने लायक नहीं है, सीएम जी सारे डिसीजंस लेंगे। कॉन्करेंट में कौन कौन, तो कौन कौन करके याद कर लेना, 2 लोग, ठीक है। और रेसिडुअरी में बचा कुचा फिर दोबारा से केंद्र के पास सारी पावर चले जाती है। ये 4 है हमारे पास लिस्ट। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अगर आपको थोड़ी सी और डिटेल में जाना है तो ये भारत के 7th शेड्यूल में सारी चीजें दी गई है। भारतीय संविधान की जो हमारी अनुसूची 7th नंबर की, उसमें ये सारी चीजें गिवन है। ओके, है ना। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। चलिए, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमारा एजुकेशन किस में आता है? कॉन्करेंट में आता है।
ओके हमारा जो मिनीज जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद ये कॉन्करेंट को दे दिया गया था क्योंकि बहुत सारी दिक्कत परेशानी हो रही थी। ठीक है, तो दीपांशी वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। अब करते हैं मस्त सवाल। अब ये जो मैंने आपको पूरा यहाँ पर कहानी समझाई है, अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में आपके बहुत काम आएगी अगर आपने ध्यान से सुना है तो। चलिए अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल करते हैं। अब बताओ, इंग्लिश को इग्नोर करते हैं, अब स्थानीय प्रशासन है, यानी कि कौन सा वाला, लोकल गवर्नमेंट है ना। अरे कहाँ चला गया, ये वाला है स्थानीय, यानी कि एक तरीके से स्थानीय चीजें करनी है, स्थानीय हमारा जो है प्रशासन है। अब बताओ आंसर क्या होगा। स्थानीय प्रशासन राज्य सरकार को कर लेते हैं मैम। राज्य सरकार के सामने ही राज्य सरकार का ऑप्शन है कि मध्य प्रदेश में ग्राम प्रशासनिक अधिकारी के बोनस देने का निर्णय दिया जाना है। संघ सरकार क्या कहती है, नई मुद्रा यानी कि करेंसी, तो संघ सरकार यहाँ पर मैच हो जाएगा। और मैम ये बिल्कुल आमने सामने ही मैच हो रखा था कि स्थानीय चराई क्षेत्र बनाना है भाई, है ना। अब हम चराई के लिए न तो नहीं जा सकते कि भैया धरने पर बैठ गए पार्लियामेंट, तो हमारा सारा ही ये करेक्टली मैच्ड है, जो कि हम लोगों ने बहुत बढ़िया से कर दिया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 2 3 ए ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो अब बहुत डिटेल में हमने ये वाला पूरा करा है क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी था करना, हमारे पेपर में सवाल नहीं अटकना चाहिए। चलिए अब जल्दी से करो अगला सवाल। ठीक है, जल्दी से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड अ बैलेंस्ड मीडिया रिपोर्ट, बताओ। निम्नलिखित में से किसे एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे? वह जिसमें केवल सरकार के दृष्टिकोण की चर्चा की गई है, ये तो हो ही नहीं सकता। वह जो लोगों की तरफ से और निजी कंपनियों के खिलाफ बोलती है। वह जो समाज के पीड़ित समुदायों के दृष्टिकोण की चर्चा करती है। वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी गई है। बहुत ही आसान सवाल है ना। सिर्फ आपको बोला जा रहा है कि सिर्फ इसका, सिर्फ उसका, सिर्फ उसका, लेकिन एक में बोल दिया सबका, जिसका उसका, है ना। तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा हमारा चैप्टर है, ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये आप लोगों के लिए यहाँ पर डाल दिए और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मीडिया वाले चैप्टर से आपको आते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो, क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये आप सबको पता ही है क्योंकि इतने तो इंटेलिजेंट तुम लोग हो ही। ठीक है, और ये कौन सा चैप्टर है, कोई बच्चा बता सकता है? तो ये चैप्टर नंबर 6 है, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। अभी इतना जरूरी नहीं है कि इसकी पीडीएफ आपको शेयर करनी पड़े, लेकिन आप इसके क्वेश्चन एम ही कर सकते हो कि अगर आपको समाज की समझ है। देखो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ गवर्नमेंट की पोजीशन के बारे में बात करे कि भैया दृष्टिकोण क्या है सरकार का, भाई लोगों का क्या दृष्टिकोण है। सरकार तो कह रही है कि हम तो जो है बहुत सारे ऐसी ऐसी चीजें बनाएंगे जो लोगों के काम की नहीं। अरे लोग चाहते हैं नौकरियां दो भाई, रोजगार दो। ठीक है, उसके बाद प्रो पीपल और एंटी प्राइवेट है जो लोगों की तरफ और निजी कंपनियों के खिलाफ बोलते हैं, नहीं। ठीक है, वो की जो डिसएडवांटेज सेक्शंस का सिर्फ पीड़ित समुदाय की बात करें और बाकी की बात नहीं करेंगी क्या है। लेकिन मैम वो जो इन सब के बारे में बात करें, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया। अगला सवाल करते हैं, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, ध्यान से करेंगे। ठीक है, आसान है ना। चलिए ऐसे कुछ जो है बताएंगे एक चीज, अभी पहले क्वेश्चन करो तब बताएंगे। चलो अभी ये पूरा नहीं है सवाल, ठीक है, इधर है हमारा आधा सवाल, ये देख लो, पहले इसको करो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी? निम्न में से कौन सा समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान है? एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, हाँ बिल्कुल। अनटचेबिलिटी को हटा दिया गया है, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मैम सारे ही इनकरेक्ट नहीं है, बल्कि सारे ही करेक्ट भी नहीं है, तो आप बताओ क्या है। चलिए करते हैं इसको। देखो बिल्कुल सही बात है कि आप कैसे दिखते हो, आप कानून की दृष्टि में बराबर हो, है ना। आपने बहुत सारे केसेस, हमारे एनसीईआरटी भी पढ़ाती है कि एक बार हमारे प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ कुछ केस चल रहा था, उनको भी भाई यहाँ पर जब भी कोर्ट की डेट आती थी तो जाना पड़ता था। तो दृष्टिकोण कानून का सब बराबर है, कोई ऊपर या नीचे, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अनटचेबिलिटी हटा दी गई है, बिल्कुल। आर्टिकल 17 जो है हमारा, वो अनटचेबिलिटी को यहाँ पर क्या करता है, अबॉलिश करता है।
ठीक है। अनटचेबिलिटी अगर चलता था ना कि अगर हम इस कप झूठा पानी पी लेंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, एंड फलानी फलानी चीजें इनको हटा दिया गया है। सब लोग कहीं पर भी जा सकते हैं, बिल्कुल आप कहीं पर मूवी देखना चाहते हो, कहीं पर घूमने जाना चाहते हो, आपको हर जगह जाने की इजाजत है, तो ये भी सही है। और किसी भी इंसान के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है उसके धर्म, उसकी जाति, उसका वंश, उसका लिंग और उसके जन्म स्थल के आधार पर हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, अरे तुम दिल्ली में पैदा हुए हो, तुम तो बहुत पोल्यूशन वाली जगह पे पैदा हुआ है, हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारे ही सही हैं। ठीक है। सो नेहा, इश्रित, पारुल, निकी, नम्रता, सरोकिका, सबा, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें एक नया बहुत सुंदर सा सवाल करना है, बताओ आंसर क्या होगा। बताएं भाई आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया बुशरा, आंसर बताएंगे। डैश आर बिलीव्स व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज। वो विचार है जब हम लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं। आउट ग्रुप, प्रिजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन, स्टेरियोटाइप। बताओ। अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को। वो ये है कि जब हम किसी के प्रति पहले से ही कोई हीन भावना रखे, अब हमने एक इमेज में फिक्स कर लिया है सबको, और मान लो हमने महिलाओं को ही क्यों ना फिक्स कर लिया, है ना, मान लो हमने महिलाओं को ही फिक्स कर लिया हो, ठीक है, महिलाओं को ही हमने फिक्स कर लिया हो कि जब भी हम महिलाओं के बारे में सोचते तो हमारे मन में आता है कि महिलाओं को घर पर रहना चाहिए, उनको ज्यादा पढ़ने लिखने नहीं देना चाहिए, वो पढ़ लिख लेंगी तो ऐसे हो जाएगा। तो जो रूढ़िवादी धारणाएं होती हैं वही होता है जब हम किसी एक पूरे तबके को एक ही इमेज में लेके आ जाए। जब भी हम ऐसे बोले कि खाना बना रहा है कोई घर में, तो हमारे मन में क्या विचार आएगा कि खाना बना रहा है तो महिला ही बना रही होगी, है ना। कोई बोलेगे कि घर का काम अभी चल रहा है तो घर का काम यहाँ पर जो है चलाया जा रहा है, तो घर का काम कौन करेगा, महिलाएं करेगी। वो तो हमने अपना एक रूढ़िवादी धारणाएं बना ली है। अब आपको कोई बोले कि अच्छा ऑफिस, आज तो सब लोग ऑफिस गए हुए हैं, तो आप बोलोगे कि सब लोग जो मेल मेंबर होंगे वो लोग ऑफिस गए होंगे। तो हमें ये समझना होगा कि हमारी कुछ जो रूढ़िवादी धारणाएं होती है, एक तबका पूरा उसी में ही चलने लगता है। अगर मैं आपको अभी बोलूं कि आज मैं गाड़ी से आई हूं, तो आप बोलोगे कि शायद मैम ना किसी के साथ गाड़ी से आई होंगी, शायद उनका भाई उनको छोड़ के गया होगा, या उनके कोई मेल मेंबर होंगे फैमिली के वो उनको छोड़ के गए होंगे। लोग कभी भी नहीं सोचते हैं कि ये काम तो महिला भी कर सकती है या ये काम तो पुरुष भी कर सकता है। तो ये जो स्टेरियोटाइप होता है यही होता है जब हम अपने विचारों को एक इमेज में फिक्स कर दे। ड्यूटी है खाना बनाने की महिला की, भाई ऐसा नहीं है। ड्यूटी है बच्चे पालने की महिला की, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हमें समझना होगा कि ये हमारा स्टेरियोटाइप विचार होता है। लेकिन अब ये प्रीजुडाइज क्या होता है, ये जो पूर्व ग्रह हम लोग यहाँ पर जो है, ये एक तरीके से बहुत हेट्रेड की भावना होती है। जब आप पहले से ही किसी चीज को सोच के बैठे हो, किसी को नीचा दिखाने के लिए बैठे हो, तो वो हमारा थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। तो इसमें ऑलरेडी सारी चीजें इंक्लूडेड होती है बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारा होगा, और ये सवाल आपको दोबारा भी आने को देखने को मिलेगा। चलिए उससे पहले हम करते हैं अपना अगला सवाल। करो भाई जल्दी, फटाफट से जल्दी करो। यस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्टेरियोटाइप, स्टेरियोटाइप एंड स्टेरियोटाइप। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेखपाल इन रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में एक लेखपाल का क्या कार्य है, चलो बताओ बताओ जल्दी से। लेखपाल क्या होता है, ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में एक लेखपाल का क्या कार्य है। वो जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड करना, सिंचाई का प्रबंध करना, या फिर ग्राम सभा की सूची तैयार करना, मैनेजिंग द फंड्स ऑफ ग्राम पंचायत के फंड का नियंत्रण करना। बताओ भाई ये कहां से है, ये हमारा चैप्टर, सॉरी हमारे क्लास 6 के एक चैप्टर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन दिखा दे रहे हैं तुम लोगों को प्रूफ के साथ। अब ये लेखपाल तो लेखपाल है, इसको पटवारी भी कहा जाता है। अब कल को पता नहीं सीटेड वाले 14 दिसंबर को इसको पटवारी कह दे, है ना। अब ध्यान से सुनो बात को। चैप्टर का नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ग्रामीण प्रशासन। आई होप हिंदी में ग्रामीण सही लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो तुम लोग भावनाएं तो समझ ही गए हो, है ना। अब ये जो ग्रामीण, अब सही लग रहा है, बाकी देख लेना, ठीक है। अभी जो ग्रामीण प्रशासन है इसको समझते हैं। इस पूरी में ना दो लोग हैं, मतलब हम लोगों को 6 क्लास है तो थोड़ी कहानी सुनाई जा रही है।
इस पूरे चैप्टर में हमें कहानी सुनाई गई है पूरी। दो लोग होते हैं, उनकी लड़ाई हो जाती है ना, फिर वो क्यों हो जाती है लड़ाई बताते हैं। तो ये क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे संध्या और जो है शशि है, और दोनों की दोनों देखो एसएस नाम से है, और इन दोनों का पूरा जो है जमीन को जो है रास्ता जा रहा है उसको हड़प लेते हैं दोनों आधी आधी, है ना। अब यहाँ पर क्या दोनों के बीच में लड़ाई, तूने मेरी जमीन ले ली, तूने मेरी जमीन ले ली। तो इन दोनों की जो जमीन होती है, अब उसको भाई कौन बताएगा कि सही है गलत, कल को दोनों जो है एक दूसरे को मारने कूटने पर आ जाएंगे, बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाएगी। तो इसीलिए एक इंसान है जिसको ये ड्यूटी दी गई है। जब रोहन यहाँ पर जो नाम है उसको बता देते हैं, मोहन और रघु भैया बहुत गंदी तरीके से लड़ रहे थे कि तुमने मेरी जमीन ले ली, तुमने फलाना कर लिया। अब इस मुद्दे को कौन सुलझाएगा, हिंदी में बता रहे जो लिखा हुआ है। अब इस मुद्दे को सुलझाने के लिए हमने क्या बोला, एक पटवारी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक पटवारी रखा हुआ है। याद रखना बहुत पावर होती है इसके पास, बहुत पैसे वाला है, बहुत कमीशन खाता है, बहुत पैसे वाला होता है, ठीक है। इसको एग्जाम क्रैक करके मिलती है ये पोस्ट, ठीक है, और इससे बहुत धांधली करता है इसके जो है। अब सुनो, पटवारी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाता है। जैसे कि कुछ विलेजेस में उसको लेखपाल कहते हैं, कुछ में उसको कानूनगो कहते हैं, और कुछ में उसको कर्मचारी कहते हैं, कुछ में उसको विलेज ऑफिसर कहते हैं। तो ये हाँ बहुत घुस खाता है, तो ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, लेकिन हमने क्या है इसको जो है इन वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी। एनसीईआरटी इसको पटवारी कह रहा है, लेकिन यहाँ पर लेखपाल भी आपको गिवन है, क्योंकि मैम लेखपाल तो कहा जाता है ना कहीं कहीं पर, ठीक है। तो याद रखना इसको ग्रामीण पटवारी, लेखपाल और कानून गो भी कहा जाता है। कल को अगर कानून गो आ गया तो ये मत बोलना मैम ये तो आपने बताया ही नहीं, ठीक है। तो ये होता है। अब ध्यान से सुनना है क्या करता है। तो अब ये बात हो गई। पटवारी मेंटेन करता है अपडेट्स और रिकॉर्ड ऑफ द विलेज। विलेज में किसके पास कितनी जमीन है इसके पास होता है, इसलिए तो घूस खाता है, ये बहुत घूस खाता है। द मैप एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डिटेल्स, इसके पास पूरा मैप होता है। और पता है लोगों को पहले पता ही नहीं होता था कि अच्छा ऐसे पटवारी भी होता है, और वो लोग पहले एक दूसरे की जमीन हड़प लेते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब यूजुअली पटवारी क्या करता है, जमीन को माप के रखता है, जहां पर भी कोई दिक्कत होती है तो ये मुद्दे को सुलझाता है। और इसी प्रकार से मोहन और रघु के बीच में जो यहाँ पर हुआ था, अगर वो जो है उसने मेजरमेंट करा, जिसने भी गलत किया होगा उसको सजा सुनाई जाएगी। पटवारी रिस्पॉन्सिबल होता है। कल को ये यहाँ से भी पूछ सकता है हमको, अरे हम बता रहे हैं तुमको, सब कुछ बता रहे हैं, ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ये रहा, ठीक है, भेज देंगे उसमें टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे। द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। जितना भी पैसा जमीन से आएगा वो भी यही कलेक्ट करता है, ठीक है। और जो है सारी इंफॉर्मेशन, कितना सरकार को इंफॉर्मेशन देता है कि किसने कितनी जमीन बोई, किसने कितना प्रोडक्शन करा, सब कुछ यही बता रहा है। तभी तो हमें पता चलता है अच्छा इतनी फसल हुई, तभी तो हम जीडीपी बनाते हैं, इससे पूछते हैं। और हर गांव में होता है ना ये, बस ये पूरी होती है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है भाई इसका बहुत बढ़िया है, और सरकार अपडेटेड रहती है, उस हिसाब से नई पॉलिसी बनाएगी, हमारे सरकार को बढ़िया से आगे बढ़ने में मदद करेगी, ठीक है। एक बच्चा कह भी रहा है मैम मेरा हाल ही में पटवारी का पेपर भी है, तो अगर तुम पटवारी बन जाओ तो हमें भी बुला लेना, है ना, तुमसे अपने मुद्दे सुलझवा लेंगे हम, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं। तो अब बताओ क्या होगा, आंसर क्या होगा बताओ। अब देखो सब बताने लग गए, अब सब बताने लग गए कि मैम मेरा भी पटवारी का पेपर है। अरे तुम पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, इसका करने के बाद पेपर 2 बिकम्स हलवा है यार। कैसे इतना कर लोगे तो फिर जब 8, 9, 10 के बच्चों को पढ़ा सकते हो उससे, तो फिर फर्स्ट फिफ्थ क्या ही है। और फर्स्ट फिफ्थ में तो सीडीपी पे ज्यादा ध्यान दो, सच बता रहा है, ईवीएस वगैरह पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। बताओ जल्दी से, ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे अपनी अपनी बातें बताने लग गए हैं, अब जल्द ज्यादा पर्सनल मत हो, ठीक है। तो जमीन का नापना और उसका रिकॉर्ड करना इसका काम होता है। इसको पटवारी भी कहा जाता है, लेखपाल भी कहा जाता है, कानून को भी कहा जाता है, और विलेज ऑफिसर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही सुंदर हम लोग जो है यहाँ पर कर रहे हैं, सवालों को फटाफट से करो। इसको छोटा बड़ा करने की इजाजत जो है हम आपको नहीं देंगे क्योंकि सही दिख रहा है। बताओ एक क्षेत्र जहां वोटर अपना विधायक चुनते हैं वो क्या कहलाता है, वो नगर निगम, निगम पार्षद, निर्वाचन क्षेत्र या फिर जिला परिषद। शिवराज उसके लिए अभी हम हैं ना यहाँ पर, उसके लिए अभी हम जिंदा है। चलो बताओ कौन होता है, हम अपने एमएलए कहां से चुनते हैं, जल्दी से देखते हैं सारी की सारी चीजें। An area from voters choose their MLA is called ऑप्शन नंबर, जल्दी से देखते हैं। अब अगर मैं आपको ये फोटो दिखाऊं जो हमारे एनसीईआरटी में दी गई है, अगर आप इस फोटो को देखो तो मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि किस प्रकार से भारतीय संविधान में हम लोगों ने क्षेत्र के आधार पर जगहों को बांटा हुआ है। तो अगर आप इसको पूरा जूम करके देखोगे, अगर मैं तुम्हारे लिए इसको बहुत ज्यादा जूम करूं, तो मैंने आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ पर किस प्रकार से पूरे भारत को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इस प्रकार से। जैसे गुजरात की कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1 2, ऐसे में अगर आपको समझाए जाए
कि भारत में अगर चुनाव होने हैं, देखो ये कैसे घूम गया, भारत में अगर चुनाव होने हैं तो कुछ इस प्रकार से होंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। हमने एक काम करा, स्केल से पूरे भारत को बांट दिया और उसमें हर एक लोगों को राइट्स दे दिया। समझ में आ रहा है? तो इसी को ही क्या बोलेंगे, मान लीजिए, देखो अब ध्यान से सुन लेना, एक बार धीरे से और समझा रहा है। मान लो कि ये हमारे यूपी का मैप है, ठीक है। यूपी में सबसे ज्यादा सीट्स है, सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्युएंसीज है। क्यों है, कोई बच्चा बताना चाहेगा? यूपी में सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्युएंसीज है। अब यूपी को क्यों दिया गया है कॉन्स्टिट्युएंसीज? राजस्थान के पास मैम होना चाहिए, क्योंकि वो तो सबसे बड़ा राज्य है। क्योंकि मैम कॉन्स्टिट्युएंसी दी जाती है जनसंख्या के आधार पर, क्योंकि मैम राजस्थान में जमीन तो काफी है लेकिन जनसंख्या उत्तर प्रदेश जितनी नहीं है। तो हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी, जो जनसंख्या का घनत्व होता है, उसके हिसाब से हमें कॉन्स्टिट्युएंसीज मिलती है। तो अगर आपसे कल को ये पूछ ले पेपर में कि भैया ये तो बता दो कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से हमें कॉन्स्टिट्युएंसी मिलती है, तो आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। तो जहां पर जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उनको उतने ज्यादा लोग भी तो चाहिए होंगे, उतने ज्यादा एमएलए भी तो चाहिए होंगे। तो इसीलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया, छोटा सा गोवा राज्य हो गया, उनके पास कम कॉन्स्टिट्युएंसीज होंगी, ठीक है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि हाईएस्ट जो है वो यूपी के पास है। तो यूपी के पास क्यों है? क्योंकि उसका जनसंख्या ही इतना बड़ा है। तो हमारा जो भी इलेक्शन का पूरा सिस्टम होता है, इसमें हमने अलग अलग बॉक्सेस डाल दिए। अगर ये यूपी का मैप है तो उसमें 1 2 3 है ना, ये फलाना नाम भी सुने होंगे कि है ना, नरेंद्र मोदी जी की ये कॉन्स्टिट्युएंसी है, स्मृति ईरानी की ये कॉन्स्टिट्युएंसी है, राहुल गांधी जी की कॉन्स्टिट्युएंसी से इलेक्शन लड़ रहा है, राइट। बहुत ही बढ़िया एवरीवन। तो हमें याद रखना है कि कॉन्स्टिट्युएंसी हमारा क्या होता है, क्षेत्र अधिकार, यानी कि निर्वाचन का क्षेत्र होता है। अच्छा, ये पूरा करता कौन है? ठीक है, ये करता कौन है, जल्दी से बताओ। ये कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है, सारी चीजें डिसाइड कौन करता है बेटा? ये करता है इलेक्शन कमीशन। अब हमारे पास इलेक्शन कमीशन 2 प्रकार के हैं, कोई बच्चा इसको हाँ भरेगा? क्या हमारे पास 2 इलेक्शन कमीशन है? जल्दी से बताओ। डू वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इलेक्शन कमीशन? जल्दी से बताओ। तुम लोग तो मस्त बिस्तर पे बैठ के जो है मजे से अपनी क्लास को देख रहे हो, कुछ लोग खाना बनाते हुए भी देख रहे होंगे, कुछ लोग कहीं पर ट्रैवल करते हुए भी देख रहे होंगे। इतनी उम्मीद तो है मुझे तुमसे। वेरी गुड सुमन वर्मा, बहुत बढ़िया। यस, वी हैव 2 टाइप्स। अब देखो, ये वाला जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, ये है पुराना, यानी कि पुराना मतलब ये नहीं कि भाई दादा जो ही हमने आजादी की बात, हमारा ये वाला जो इलेक्शन कमीशन है, ये हमारे सेंटर और राज्य के इलेक्शन करवाता है। ध्यान से सुन लेना, क्या करवाता है? ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, ये हमारे राज्य और हमारे संघ यानी कि केंद्र सरकार के इलेक्शन करवाता है। तो मैम फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमने एक नया निकाला, स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब स्टेट के इलेक्शन तो ऊपर वाले ने कर ही दिए, तो नीचे वाले ने ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये क्या करवाता है? ये कौन बताएगा? ये क्या करवाता है, ये कौन बताएगा? चलिए फटाफट से बताओ, बताओ जल्दी से। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करवाता होगा? गेस करो, कौन बचा? जो हमने टाइप्स ऑफ सरकार पढ़ी उसमें कौन बचा? यस, एग्जैक्टली, ये करवाता है लोकल लेवल के इलेक्शन। बहुत बढ़िया। और लोकल लेवल बोले तो जो स्थानीय प्रशासन है, जो हमारे लोकल एरियाज है, या तो मैम हम अर्बन एरियाज में रह रहे होंगे, यानी कि हम लोग क्या है, यहाँ पर शहरों में रह रहे होंगे, है ना, या फिर मैम हम लोग क्या है, अर्बन नहीं छोड़ के कहां पर रह रहे होंगे, रूरल एरियाज में रह रहे होंगे, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, ग्रामीण एरिया बोलेंगे, ठीक है, या तो हम ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे होंगे। अब जब अर्बन के इलेक्शन होते हैं, यानी कि इसके हम लोग बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी। क्या बोलते हैं? म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज बोलते हैं, यानी कि नगर पालिका के इलेक्शन। ग्रामीण क्षेत्रों में बोलते हैं पंचायत के इलेक्शन। दैट्स ऑल। कितने साल में होते हैं? एवरी 5 ईयर, हर 5वें साल बाद, एवरी 5 ईयर, हर 5 साल बाद, ठीक है। समय ऑब्वियसली सेम नहीं होगा, किसी के जुलाई 2026 में हो रहा है, किसी के 2027 में हो रहा है, वो डिसाइडेड नहीं होता है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसी के साथ साथ थोड़ी सी और बातें समझ लो। ये 74th अमेंडमेंट से आया था और ये 73rd अमेंडमेंट से आया था। ये पहले क्यों आया होगा? क्योंकि ज्यादा जनसंख्या गांव में रहती थी, ठीक है, बस। और बाकी चीजें ये आपको पता ही है। अब आपको कल को ये पूछ ले कि इलेक्शन कमीशन ही करवाता है अर्बन के, मतलब लोकल गवर्नमेंट के आगे नहीं बोलोगे, स्टेट के आगे पूछ ले कि स्टेट के आगे स्टेट लगाओ, तो स्टेट ही करवाता होगा? नहीं नहीं नहीं, इलेक्शन कमीशन ईसी
मतलब 2 लोगों के करवाता है, CS के, और स्टेट सिर्फ लोकल के। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, जल्दी से बताओ। आसान सही सवाल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सेकुलरिज्म वाले चैप्टर से आया हुआ सवाल है। करो, सवाल को करने की कोशिश करते हैं जल्दी से। द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट लीड्स टू, राज्य से धर्म को पृथकीकरण की ओर ले जाता है। प्रिवेंटिंग टेरेनी ऑफ द मेजोरिटी, बहुसंख्यकों की निरंकुशता से बचाव करता है। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, रोकता है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से बचाव करता है, बिल्कुल सही बात है। डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ द राज्य को, लोकतांत्रिक कार्य की विधि को बनाए रखता है। सामुदायिक दंगों की घटनाओं पर रोकथाम करता है। बताओ भाई आंसर क्या होगा? ठीक है, अब देखो ये है कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, जब हमने आंसर की इसकी चेक करी थी, तो जब हमने इसकी आंसर की चेक करी थी तो उसमें ऑप्शन नंबर डी को नहीं लिया गया था ऑफिशियल आंसर की जो हमने चेक करी थी। लेकिन जब हम क्लास 10 तक पहुंच जाते हैं ना, ठीक है, जब हम क्लास 10 तक पहुंच जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं सामुदायिक दंगों की घटनाओं पर रोकथाम जरूर हो जाता है जब सरकार हस्तक्षेप नहीं करती धर्म वाले मामलों में। तो हम लोग इसका जो आंसर है वो डी ही जो है मानेंगे, जो कि करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन जब आंसर की आई थी तो उन्होंने डी नहीं माना था, लेकिन डी होना चाहिए एज पर आर एनसीईआरटी, तो इसको हम चैलेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं, चलिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, बहुसंख्यकों मतलब मेजोरिटी अपना ना तबका, मतलब क्या कहना चाहता है ऑप्शन, प्रिवेंट करना है टिरनी ऑफ मेजोरिटी। जब किसी भी जगह पर, ध्यान से सुन लेना, मान लीजिए ट्रेन में ज्यादातर पुरुष ही ट्रेवल कर रहे हैं और महिलाएं हैं 2-3, तो एक तरीके से आपको समझना होगा कि वो पुरुष जो है वो उस समय कुछ भी करने के लिए तत्पर हो सकते हैं, वो कुछ भी उस जगह पर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अगर उनके दिमाग में एक डर है कि तुम्हारे लिए कानून है और वो कानून तुम्हें 5 सेकंड के अंदर अंदर सजा सुना देगा अगर ऐसा तुम करोगे कुछ, तो यहाँ पर मेजोरिटी जब हो गई है किसी की, तो वो अपना फायदा ना उठाए या फिर माइनॉरिटी को नीचा ना दिखाए। ये डेफिनेटली ऐसा होता है। जब जब राज्य किसी कोई भी सरकार किसी भी धर्म को फेवर नहीं करेगी तो हमारा ऐसा होगा, तो यहां से बचाव जरूर होता है। फंडामेंटल अधिकारों का ऑब्वियसली हमने पूरा दिया गया है, उसमें क्या राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, इसीलिए तो हम अपने भारत को कैसे कहते हैं, सेकुलर भारत कहते हैं, सेकुलर इंडिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है ना। हमारे प्रियम्बल में शब्द इस्तेमाल किया है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, राज्य के लोकतांत्रिक कार्य में विधि यानी कि ऑब्वियसली फंक्शनिंग बढ़िया से रहेगी। लोकतंत्र का मतलब है जो भी लोग हैं उनका तंत्र है, लोग किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। फिर बचता है सामुदायिक दंगों की घटनाओं पर रोकथाम। अब एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि देखो, जब हम राज्य किसी एक को फेवर ही नहीं करे तो लोग आपस में लड़ेंगे नहीं। कल को राज्य सरकार आके बोल दो कि हाँ एक दूसरे को मार कूट दो, तो फिर तो हो ही जाएंगे ना दंगे। तो ये डेफिनेटली होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑल करेक्ट। ठीक है, चलिए, है ना। यस प्रियांशु, बिल्कुल करेक्ट बात है। ये एनसीईआरटी में जो सारी चीजें लिखी गई है ना, अगर इसका 5-6% भी फॉलो हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। हस्तक्षेप करती है सरकार और इंटरफेयर रिलीजन में भी करती है, डेफिनेटली करेक्ट बात है। लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि वो संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, हम लोग आवाज ही नहीं उठा रहे उनके खिलाफ, है ना। बहुत बढ़िया, चलिए, निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जा सकता? विविधता क्या होती है? डाइवर्सिटी, यानी कि आप जब क्लास में टीचर बनोगे आपको अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हुए दिखेंगे, आप बच्चों की जो भी भाषाएं उनको भी समझने की कोशिश करोगे, है ना, उनका जो धर्म है वो भी समझने की कोशिश करोगे, उनका जो संस्कृति है वो भी समझने की कोशिश करोगे, लेकिन उनके जो है कास्ट सिस्टम को समझने की कोशिश मैम हम डेफिनेटली नहीं करेंगे। राइट पिंकी बेटा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल नहीं है धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक नहीं जाति व्यवस्था। जब जाति के आधार पर हम कोई भेदभाव करें तो वो डाइवर्सिटी नहीं होगी, वो तो क्या होगी, वो तो डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जितने ही बच्चे यहाँ पर बोल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। कास्ट सिस्टम अगर हम करें तो मैम ये डाइवर्सिटी का नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल है, ये भेदभाव का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये बातें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? ये भेदभाव का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम बाकी ऑप्शंस को कंसीडर करें, हाँ जी मैम हमारी क्लास में मल्टी
लैंग्वेज यानी कि जो बहुभाषी समाज है उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल डाइवर्स है। रिलीजन की जो बहुलवाद है यानी कि धार्मिक रूप से लोग अलग अलग जगह से आए हैं, और बहुसंस्कृतिवाद है यानी कि अलग अलग संस्कृतों को हम लोग यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कास्ट सिस्टम हम लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे, वही हमारा अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म चैप्टर से पूरा आ रहा है। जल्दी से बताओ, ये चैप्टर भी हम आपको गोल में देने वाले, लेकिन अभी नहीं, पहले बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, ये 2022 का ताजा सवाल है, करो। बहुत बढ़िया एवरीवन। चलिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच क्या संबंध है, बताओ। दे आर स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से पूर्ण रूप से अलग है। दे फॉलो प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, उनके बीच एक अलग सैद्धांतिक फैसला है। दोनों के बीच कोई फासला नहीं है, उनके बीच आतंरिक फासला है यानी कि आर्बिटरी। बताओ अब आंसर आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल अलग होना, बिल्कुल भी हस्तक्षेप करना, ज्यादा हस्तक्षेप करना, या जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। आसान सा सवाल है, ऑड वन आउट भी कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, हाँ आप इसको ऑड वन आउट भी कर सकते हैं। देखो अब ध्यान से समझते हैं। दे आर स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। भारत देश में धर्म को लेके कुछ भी होता रहे, सरकार कुछ नहीं बोलेगी, ऐसा भी नहीं हो सकता। कल को तुमने कोई मंदिर तोड़ दिया, किसी ने कोई मस्जिद तोड़ दी, तो क्या सरकार कुछ नहीं बोलेगी? ऐसा भी नहीं हो सकता। तो एकदम बिल्कुल अलग है, ये बहुत एक्सट्रीम में सिचुएशन चली गई है। कल को कुछ भी तुम लोग कर दोगे और सरकार कोई फैसला नहीं सुनाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। दे आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ये बिल्कुल सेपरेट नहीं, एकदम जुड़े हुए हैं, दोनों जुड़वा ही पैदा हुए थे, ये भी ऑप्शन नहीं है। उनके बीच आर्बिटरीली सेपरेट है यानी कि अपना जब मर्जी जो है, अपनी जो भी स्थिति होगी उसके हिसाब से हम चीजें देखेंगे, ये भी नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बीच, उनके बीच एक जो है सैद्धांतिक फैसला, एक प्रिंसिपल डिसिप्लिन है कि कब हस्तक्षेप करना है। जैसे कि मान लीजिए, एक बात बताओ कि तुम्हारा क्लास टीचर तुमको जितने अच्छे से जानता होगा उतना प्रिंसिपल नहीं जानता हो, लेकिन कुछ बड़ा मुद्दा हो जाएगा तो प्रिंसिपल को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो बहुत 99% बच्चों ने सही आंसर दिया है। अब अगला सवाल करते हैं, ये कौन से चैप्टर से आया? अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म चैप्टर का नाम है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सेकुलर वर्ड का मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, वो धर्म निरपेक्ष है। सवाल करो, बहुत सुंदर सवाल है, चलो करो सुंदर से सवाल। करने की कोशिश करो, फिर हम बताते हैं आपको। देखो क्या कह रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया राखी बेटा। Which of the following is an example of discrimination not diversity? निम्नलिखित में से क्या एक विविधता नहीं बल्कि भेदभाव का एक कारण है, उदाहरण है। सॉरी, एक अपार्टमेंट में कुछ परिवार होली का त्योहार मनाते हैं तो कुछ क्रिसमस। बहुत ही बढ़िया, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। एक स्कूल में बच्चे कुर्सी पर बैठते हैं और कुछ जमीन पर बिठाए जाते हैं। अच्छा, एक बाजार में कुछ विक्रेता मछली बेचते हैं तो कुछ फल। एक गली में कुछ घर सफेद रंग के तो कुछ पीले। अब मुझे क्या पता, तुम बताओ। ध्यान, ये ऐसे सवाल आएंगे तो हमारा कौन रोक सकता है पेपर। देखो अब सीधा आपको ऐसे क्वेश्चन होता है। हाँ, मेरे को तुम्हें एक बात भी बतानी थी, क्लास के बीच में बता रहे हैं ताकि सबको ना पता चले बातें, है ना। अभी बताते हैं। देखो अब क्या है, एक अपार्टमेंट है भाई जहां पर लोग रह रहे, गली मोहल्ले में होली मना रहे, कुछ लोग क्रिसमस मना रहे। मैम इससे अच्छा क्या डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल हो सकता है, मजा ही आ जाएगा। क्रिसमस पे भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा और होली पर भी खाने को मिल जाएगी, गुजिया वुजिया। क्रिसमस पर केक कैंडी वगैरह मिल जाएगी, हमारे तो पेट पूजा हो जाएगी, मजा आ जाएगा। एक स्कूल में कुछ बच्चे कुर्सियों पर बैठते तो जमीन पर, ये तो डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है, ये तो सीधा सीधा भेदभाव हो रहा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कहाँ जाना है तुम्हें? ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सी क्यों नहीं होगा? एक मार्केट में क्या है, मछलियां भी बिक रही हैं तो फ्रूट्स भी, कोई नॉन वेजिटेरियन है तो कोई वेजिटेरियन, कोई दिक्कत नहीं, मस्त खाओ पियो मौज लो। और कुछ घर व्हाइट है तो कुछ पिंक है तो कुछ येलो है तो कुछ अपनी अपनी पसंद है, सबकी डाइवर्सिटी दिखाई जा रही है, सतरंगी है हम लोग, तो बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, एक छोटी सी टिप है आप लोगों के लिए। टिप ऑफ द डे ये है कि अगर मान लो ये हमारा पेपर है, ठीक है, मान लीजिए तुम्हारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ गए सीटेट एसएसटी पेपर 2 के। ठीक है, तो अगर मान लो मैं आपको ये बोलूं कि हमारा पेपर ना 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, ठीक है,
ध्यान से सुन लेना अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। हमारा पेपर ना 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। एक तो है हमारे क्वेश्चन इजी टाइप के, एक क्वेश्चन है हमारे मॉडरेट टाइप के, ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे टफ टाइप के, यानी कि थोड़े से टफ होते हैं 4-5 क्वेश्चन। अब आपने पता है कि मान लीजिए आपने 10 से 12 क्वेश्चन तो यहाँ पर इजी में ही रख लिए, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर 12 क्वेश्चन अगेन यहाँ पर रख लिए किसके, मॉडरेट्स में। बाकी क्वेश्चन मान लो आपने 6 यहाँ पर रख लिए टफ के। तो अगर मान लो तुम्हारा इजी सेक्शन हो रहा है और तुम्हारा मॉडरेट सेक्शन जो कि पीवाईक्यू से हो जाएगा, ये कॉमन सेंस से हो जाएंगी चीजें, तो आप कुल मिला के 24 नंबर यानी कि 50% तो यहीं से, कहने की बात है ये कहने की बात है। तो यहां पर आपको फोकस करना है। और ऊपर से आपके पास सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पॉजिटिव भी ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है, जबरदस्त तरीका तो यही है, ठीक है। तो आपने इजी और मॉडरेट पर फोकस करना है अभी के टाइम पर। हार्ड अगर कुछ लग रहा है तो उसको छोड़ दो, और अगर 1-2 बारी में वो समझ आ रहा है तो फिर उस पर फोकस करो, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर जो है ये 2 चीजें यहाँ पर करनी है, इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करना है। जो फटाफट बन रहे वो तो तुम्हें पता ही है, फिर अपने इंटेंसिटी बढ़ा दो मॉडरेट्स करने को, और फिर टफ को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही सुंदर सा। अरे भैया चलो चलो करो भाई क्वेश्चन को। अफान सैयद कह रहे मैम पेपर 1 के लिए कुछ कीजिए। अरे तुम इसको कर लो, तुम्हारा पेपर 1 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलो आंसर कीजिए जल्दी से। अमर जीवन एक ऑटोबायोग्राफी है नरेटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ अ डैश। अमर जीवन एक डैश के अनुभवों का विवरण करती हुई एक आत्मकथा है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जो ऑटो में बैठ के लिखी जाती है? जी नहीं। ऑटोमेटिक चलती है ये? जी नहीं। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है जब कोई अपनी आत्मकथा खुद लिखता है, अपनी आत्मा पर बीता हुआ दुख खुद व्यक्त करता है। और ये एक आध्यात्मिक गुरु, एक गृह सेवक, एक गृहिणी या फिर एक दलित, किसकी कहानी है? ये कहानी है ऑप्शन नंबर सी, एक महिला जो कि बहुत ही मतलब क्या ही बोले इनकी कहानी के बारे में। अगर कभी समय लगे तो इनकी किताब जरूर पढ़ना, इसकी पीडीएफ आपको गूगल पे फ्री में भी मिल जाएगी। ये अमर जीवन जो है ये एक महिला थी। कौन थी? आइए इनको जानते हैं। ये जो थी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये नहीं थी, कोई और है। यहाँ पर इस वाले सेक्शन में अगर थोड़ा सा जूम करें आपके लिए, वही चैप्टर है, कौन सा होगा? विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। कल मैंने आपको इसका टास्क भी दिया था, शायद फ्राइडे को दिया था या सैटरडे को दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर पूरी कहानी लिखी गई है। मैं आपको इससे ज्यादा बताऊंगी क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन में भी इनके बारे में बहुत पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी बहुत पढ़ा है। हर बार इनका जो है बहुत ही तहे दिल से स्वागत है हमारी क्लास में इनका। चलिए, तो ये एक एक्सपीरियंस है राज सुंदरी देवी, जिनकी ये किताब है। कल को इनकी किताब भी पूछी जा सकती है, किताब किसने लिखी है, ठीक है, क्योंकि हमें उसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जो कि वेस्ट बंगाल में पैदा हुई थी कुछ 200 साल पहले। एट द एज ऑफ 60 शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला। बंगाली भाषा में इन्होंने अपनी ऑटोग्राफी लिखी थी जिसका नाम है अमर जीवन। ये पहली एक ऑटोबायोग्राफी है जो पहली बार किसी महिला ने लिखी है। राज सुंदरी देवी एक गृहिणी थी और वो एक बहुत ही अमीर फैमिली में जिनकी शादी हुई थी। एट द टाइम इट वाज बिलीव दैट इफ अ विमेन लर्न टू रीड एंड राइट तो वो अपने घर का सत्यानाश ही कर देगी और वो बैड लक लेके आएगी और वो विधवा हो जाएगी। और इसीलिए इन्होंने जो अपनी पूरी कहानी लिखी है, एक्चुअली में इन्होंने रात रात भर जाग के अपनी कहानी में डोमेस्टिक वायलेंस जो महिलाओं के साथ होता था, भेदभाव जो महिलाओं के साथ होता था, हर एक जो है गाथा जो महिलाएं के साथ घटती थी वो सारी यहाँ पर जो है इसका व्याख्या उन्होंने दिया हुआ है इस किताब में। और याद रखना, ये रात को लिखती थी, अपनी किचन में जाके इस किताब को लिखती थी और बाकी पढ़ती थी। तो आप इमेजिन कर सकते हो महिलाओं को पहले पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, क्योंकि अगर वो पढ़ लेंगी तो फिर उनको बोला जाएगा कि आप पढ़ लिख रहे हो, है आप तो हमारी बातें जो है यहाँ पर समझ जाओगे। तो राज सुंदरी देवी जी की जो एक बंगाली महिला थी, उन्होंने 60 साल की उम्र में किताब जो है यहाँ पर लिखी थी। और क्योंकि इन्होंने जो है उस समय ये सारी चीजें नहीं देखी थी तो उन्होंने ये सारी कथा आपको सुनाई है कि वो बिल्कुल दिन में भी नहीं सोती थी। वो 14 साल की थी जब इनको जो है यहाँ पर शादी हो गई थी और इनको पढ़ना बहुत पसंद था, तो ये छुप छुप के अपनी रसोई में जाके वो चीजें पढ़ती थी और फिर उसके खिलाफ इन्होंने ये सारी चीजें यहाँ पर करी हैं और बहुत सारी जो है आवाज भी इन्होंने उठाई है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पंडिता रमाबाई और राज सुंदरी देवी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो हमें बहुत मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो याद रखना, तो ये क्या थी?
ये गृहिणी थी, जितने ही बच्चों ने हाउसवाइफ बोला वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो मैंने आपको कल भी बोला था, परसों भी बोला था, और जब तक हमारा पेपर नहीं होगा तब तक बोलते रहेंगे। विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और ये टास्क मैंने आपको सैटरडे या फ्राइडे को दे दिया था, इसकी हिंदी की पीडीएफ भी लिंक टेलीग्राम ग्रुप में दे दी थी ताकि आप लोग यहाँ पर पढ़ जाए। ठीक है, चलिए ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा सही है, बहुत ज्यादा सही है। चलो बताओ, और भी डी भी ऑप्शन है क्या? कोई डी नहीं है, बस ये तीन ही है, एबीसीडी मिलेगा पीछे। चलो बताओ, वैलिड फंक्शन बताना है भारतीय संविधान का। इतना करा रहे हैं कि 6 to 8 इस पूरे वीडियो से आप बहुत सारे 6 to 8 के कंसेप्ट कर लोगे। ठीक है, मेजर तो कर हो ही चुके होंगे तुम्हारे। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारतीय संविधान के वैध कार्य है? It generates a degree of trust that is required for different kind of people to live together. It specifies how the government will be constituted. It expresses who will practice which faith and how. बताओ भाई, ए भी सही है, चलो ठीक है। यह कुछ हद तक विश्वास पैदा करता है कि जो कि विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ साथ रहने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि मैम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता ही है डाइवर्सिटी की बात, सब बराबर है चाहे आप कैसे भी दिखते हो। बी आर अम्बेडकर जी बहुत श्योर थे कि कोई कैसा भी दिखता हो, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए अब बताओ, ये गवर्नमेंट कैसे बनेगी उसके बारे में बताता है। डेफिनेटली मैम ऐसा तो है ही कि सरकार का गठन कैसे होगा बताता है। इतनी सीट्स होंगी, ये हमारे संविधान में तो दिया है 543 सीट्स होंगी, उसमें से 84 एससी के लिए होंगी, एसटी के लिए 47 सीट्स होंगी, संविधान में तो दिया हुआ है ये, है ना। बाकी बची कुछ जनरल के लिए होंगी। आपको पता है ये जो हमारे 543 सीट्स हैं, जो पहले 45 होती थी जिनमें अब 2 एंग्लो इंडियंस हट गए हैं, इनमें से 84 सीट्स है, इनमें से 47 सीट्स है और बची कुछ ही जनरल के लिए है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ये किसके लिए है? एसटी के लिए, और ये किसके लिए है? शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। ओके, ये पता होनी चाहिए बात है। ठीक है, अब बताओ मैम पूरा, अब ये पूरा ये बेटा ये हिंदी में ये रहा यहाँ पर, अभिव्यक्त करता है कि कौन कैसे किस आस्था का पालन करेगा। क्या हमारा संविधान ऐसे कहता है? क्या हमारा संविधान ऐसे कहता है कि हाँ हम बताएंगे कि तुम कौन सी आस्था को, अभी तुम्हें 4 बजे उठने को है ना। आप गौरी को बोलेंगे, गौरी को अब जो है आस्था के हिसाब से 4 बजे उठना, गौरी बोलेगी अरे मैं तो सोती है 1 बजे और रात को पढ़ के सब कुछ, वो तो गुस्सा हो जाएगी ना। तो हमारा संविधान आस्था का पालन कैसे करने को बता सकता है, जो खुद को हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष ही कह रहा है। भाई देखो, अब तो मैं तुमको सबको कह रहा हूं कि जो मर्जी कर लो, लेकिन मैं किसी धर्म को एक को नहीं मानूंगा। बताओ जल्दी से, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ए एंड बी। ठीक है, वेरी गुड लक्षिता बेटा, ओनली ए एंड बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ फटाफट से जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, बातें करते हैं, फिर दोबारा रिज्यूम करेंगे। अब बताओ, आस्था गलत है, उसको 1 बजे नहीं सोना चाहिए। भावनाओं पर क्यों जा रहे हैं? हम तो एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब बताओ अब, ठीक है, ए हमारा हो जाएगा। ठीक है, अमित कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है, हमारे कंट्रोल में यहाँ पर जो है आप तक ज्यादा से ज्यादा चीजों को पहुंचा रहा, आप थोड़ी सी मेहनत तुम कर लो, है ना। पीडीएफ का लिंक कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप में, वो हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया वहां तक कैसे पहुंचना है। मैम एसएसटी में कम नंबर आते हैं, प्रैक्टिस मॉक पेपर करो। देखो 2 चीजें हैं, अगर एक तरीके से तुम लोगों ने अच्छे से सिलेबस कर लिया है तो तुम मॉक भी तो करो ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे 30 नंबर आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है थैंक यू सो मच। मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस नंबर बढ़ जाएंगे ऑब्वियसली। शिवान जी आपको पता चल जाएगा कि मेरी ज्योग्राफी कमजोर है तो ज्योग्राफी करो, है ना। प्रीवियस ईयर कितने लगाने चाहिए? 18 से लेके 23 तक के लगा दो, 20 से 23 तक के भी हो जाएगा, बट लगाना दिल से पड़ेगा। ये नहीं अरे पढ़ना पड़ रहा है, बहुत पढ़ना पड़ नहीं, अरे पढ़ना पड़ रहा है, हम कुछ भी करेंगे सीटेट क्लियर करने के लिए। एक बार ही की तो मेहनत है, फिर लाइफ टाइम छुट्टी अपना, कोई टेंशन ही नहीं लेना, है ना। और दैट इज सो स्वीट। चलो तो शुरू करते हैं अब ना। अब हमारा हो गया है दूसरा हमारा पड़ाव। ठीक है,
आप पहुंच गए हैं दूसरे पड़ाव पर, यहाँ पर घड़ी की टिकटिकी बंद हो जाती है। अब आप बहुत सारा समय लेके सवाल का जवाब दे सकते हो। चलिए बताएं, फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, पेपर ऑफलाइन होगा तो आपके लिए बहुत मजे की बात है ना। ऑनलाइन होते तो बड़ी दिक्कत होती है, मतलब बच्चों को होती है, अब अपना अपना व्यवहार है। मुझे तो ऑफलाइन बहुत बेस्ट लगता है, अति से भी अति सुंदर लगता है। ठीक है, ठीक है, चलो जल्दी से बताएंगे। नेहा अगर यहीं पे सब कुछ बता देंगे तो क्या फायदा, तुम्हारी मेहनत कहाँ जाएगी फिर। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। मिड डे मील स्कीम हैड बीन रिड्यूसिंग प्रेजुडिस इन द स्कूल। अब बताओ आप, तुम क्या है। मध्य भोजन योजनाओं ने स्कूलों में डैश पूरे ग्रहों को कम करने में सहायता की है। जेंडर, कास्ट, क्लास या फिर क्षेत्रीय। चलिए बहुत बढ़िया एवरीवन, बहुत ही बढ़िया। ये हमारा एक चैप्टर है क्लास 7 का, चैप्टर नंबर 1। उसमें पूरी कहानी दी हुई है। हमने स्क्रीनशॉट तो आई होप कि डाला ही होगा। हाँ डाला है, क्योंकि हमें जब पता ही है तो हमने यहाँ पर जो है आपके लिए सारी चीजें डाली है। ये है हमारा चैप्टर नंबर 1, कक्षा 7वीं का हमारा ये बहुत सुंदर सा चैप्टर है। इसमें हमें सारी कहानी दी गई है, सब कुछ समझा रहा है, और इसमें हमें दिया भी गया है कि कहाँ से क्या है, और ये कल को स्टेटमेंट के चक्कर में आ जाए तो तुम घबराना मत। चैप्टर का नाम है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। क्योंकि ये फ्री में नहीं मिली ना, ये लड़ाई करी है हमने इसके लिए। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, अम्बेडकर जी ने बहुत लड़ाई करी है, ऐसा संविधान जैसा दिखता है ना उसके लिए। ये है हमारा चैप्टर का नाम। इसको थोड़ा सा जूम करके पढ़ेंगे या तुमको ऐसे ही बता दे। यहां पर लिखा हुआ है कास्ट के बेसिस पर है। देखो ध्यान से पढ़ो। ओके थोड़ा सा मिक्स हो गया क्योंकि इसके पिछले पेज पर भी कहानी दी गई है, पर कहानी यह है कि मिड डे मील जब से चलाया जा रहा है तब से दिक्कत परेशानी ये थी कि जो कुछ बच्चे थे जो पढ़ाई भी करना चाहते थे और साथ में अपने माँ बाप की काम में मदद भी करना चाहते थे, जो भूख के कारण घर पे खाना खाने जाते थे, फिर वो वापस ही नहीं आते थे, या फिर उनको बहुत ज्यादा डराया धमकाया जाता था तो वो वापस नहीं आते थे। तो यहाँ पर यही दिया गया है, this program has also helped reduce caste prejudice because children of all castes in the school eat this meal together and in quite a few places. तो जाति के तर्क से जो भेदभाव होता था वो मिट गया है, क्योंकि मिड डे मील स्कीम के वजह से हर तबके का बच्चा एक साथ खाना खा रहा है। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो मिड डे मील स्कीम चलाई गई थी इसलिए चलाई गई थी ताकि अटेंडेंस सुधार दी जा सके। जो बच्चा लंच टाइम पर घर चला जाता था वो फिर वापस ही नहीं आता था, और ऐसे बच्चे फिर एक तरीके से लाइबिलिटी बन जाएंगे। लाइबिलिटी क्या होता है, जब आप आने वाले समय में एक बोझ बन जाओगे। अगर आप अभी पढ़ लिख रहे हो, है ना, अगर अभी पढ़ लिख रहे हो तो आगे जाके एसेट बनोगे, है ना, अपने परिवार का सहयोग करोगे, अपना आगे आने वाला परिवार का सहयोग करोगे। तो इस हिसाब से हमें जानना होगा कि इस चैप्टर के हिसाब से जो कास्ट है, जो हमारे बीच में जो जाति है, हमने पूरे से पहले से चीजें सोच रखी थी, उनका यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो अब बच्चे एक साथ खाते हैं, कोई एक दूसरे को बहुत ज्यादा भेदभाव से देखता नहीं, देखते अभी भी हैं लेकिन कोशिश तो की जा रही है ना। अब ऐसी चीजें हैं जो 75-100 साल से चली जा रही हैं, वो 5-6 साल में कैसे मिटाई जा सकती है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिलेगा। मध्य भोजन में आप लोगों को जाति पूर्वग्रह को कम करने में सहायता करी, हमारी एनसीईआरटी में कंप्लीट स्टेटमेंट आप लोगों को लाइन बाय लाइन देखने को मिलेगी। अगर आप चाहो तो हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है दिस प्रोग्राम हैज ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिस। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सभी बच्चे इसको कर ही लेंगे मेरे हिसाब से, तो करो चलो। हाँ सही बात है प्रवीण, बात तो सब कर लेते हैं, जब करने पर आता है ना तो बहुत बारी में आपको देखने को मिलेगा कि हो जाती है चीजें, है ना। नहीं लोग मानते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं। मैंने खुद अपने
उसमें मतलब लाइव एग्जाम्पल भी देखा, जैसे समटाइम्स व्हेन आई ट्रेवल इन मेट्रो, मतलब मेट्रो में कभी ट्रैवल करते हैं तो मैंने खुद देखा है कि जैसे मान लो कोई अच्छा नहीं दिख रहा है तो लोग अजीब से तरीके से उसके देखता है, उसके पास खड़े भी नहीं होते, कोई उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं करता है। तो लोग करते हैं जज आज भी, किसी के पास बहुत महंगा फोन होता है, बहुत महंगी गाड़ी होती है, उसको अरे वीआईपी ट्रीट करते हैं लोग आज भी, ये भेदभाव। लेकिन समय से ही तो सारी चीजें समझ आएंगी ना लोगों को, इसीलिए तो हमें पढ़ाया लिखाया जा रहा है। ठीक है, आज भी कितनी एजुकेशन है हमारे भारत देश में, 100% है क्या, आप बोलोगे नहीं। ठीक है, तो इसीलिए अब चलो पढ़ते हैं इस सवाल को। निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है, चले जाते हैं। एक विलेज है जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग डिफरेंट डिफरेंट धर्म को मानते हैं, बहुत ही अच्छी चीज है। एक गांव है जहां पर लोग डिफरेंट कास्ट से है, लेकिन एक हायरार्किकल, कोई एक दूसरे से ऊपर है ना, एक दूसरे को एक पद से उन्होंने अनुक्रमांक किया हुआ है। अच्छा, एक गांव है जिसमें सार्वजनिक स्थान है जहां अलग अलग त्योहारों को मनाया जाता है, कोई छठ पूजा मना रहा है, तो कोई दिवाली मना रहा है, तो कोई होली मना रहा है ना, कोई यहाँ पर गुरु पूर्व मना रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। एक गांव है जहां पर लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, और ऑफ्टन वो दोनों भाषाओं में बातें करते हैं। तो बताओ कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है अनु बेटा, तो कौन सा नहीं है, एक गांव जिसमें अलग अलग जाति के लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपना पद जो है वो अनुक्रमित किया करके तरीके से दिखाया जाता है कि हम ना ब्राह्मण हैं और हमारी ही चलेगी इस पूरे जो है गांव में, ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो डाइवर्सिटी का नहीं बल्कि किसका एग्जाम्पल है ये, चलो बताओ फटाफट से बताओ ये किसका एग्जाम्पल है। अगर ये डाइवर्सिटी का नहीं है जो कि हमारा सही आंसर है, तो एग्जाम्पल है किस चीज का, बताओ। हायरार्की तो होनी चाहिए, लेकिन संवैधानिक रूप से वो तो ठीक भी लगता है। हायरार्की संवैधानिक रूप से कैसी होती है, सरकार के रूप में होती है ना। वेरी गुड, इट इज एग्जाम्पल ऑफ भेदभाव, और भेदभाव को इंग्लिश में कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, भेदभाव का एग्जाम्पल है, ना कि डाइवर्सिटी का। डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल क्या होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग प्यार मोहब्बत से एक साथ रह रहे हैं। चलो बताओ, आंसर करो। स्टेरियोटाइप का ऑपोजिट बताना है। स्टेरियोटाइप का ऑपोजिट क्या होगा, स्टेरियोटाइप मतलब एक अजीब सी भावना मन में रख लेना, अरे महिलाओं का काम है तो महिलाएं करें, पुरुषों का काम है तो पुरुष करें, है ना, गाड़ी चलाने का काम है तो पुरुष करें, घर पे खाना कमाने का काम है तो महिलाएं करें, उसका खिलाफ आपको बताना है। रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअलिटी इन सोसाइटी, समाज में व्यक्तिगतता की पहचान करना, लोगों को एक खांचे में जोड़ना, एक किस्म के लोगों के लिए पूर्वग्रह रखना, या फिर समाज में एक रूपता की सराहना करना। बताओ आंसर क्या होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, ऑब्वियसली आई एम हियर टू टेल यू दैट ओनली। चलो जल्दी से बताओ फटाफट से आंसर क्या होगा। जितने भी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, चलो थोड़ा सा टफ है, तृप्ति थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। चलो इसका आंसर करते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर करें स्टेरियोटाइप्स, तो फिटिंग पीपल इनटू वन, तो इसी का ही, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी है कि हम सबको एक ही इमेज में अगर बांध के रख दे, तो ये हमारा सवाल नहीं हो सकता। रिकग्निशन ऑफ इंडिविजुअलिटी इन सोसाइटी, ये भी इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता। एक व्यक्तिगतता जो होती है उसको पहचानना स्टेरियोटाइप को ऑपोजिट नहीं होता है। एक्नॉलेजिंग होमोजेनिटी इन सोसाइटी, समाज में एक रूपता की सराहना करना, यानी कि आप एक प्रकार के ही रूप को सराहना करोगे, ये भी हमारा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी है कि ऑपोजिट ढूंढना है स्टेरियोटाइप का, हैविंग प्रेजुडिस अगेंस्ट अ कैटेगरी ऑफ पीपल, एक किस्म के लोगों के लिए पूर्वग्रह रखना ही स्टेरियोटाइप को ऑपोजिट है। एक किस्म के, स्टेरियोटाइप में सब आ जाते हैं। स्टेरियोटाइप है कि सब महिलाएं आ गई, मैरिड महिलाएं, बिना मैरिड महिलाएं, जिनके बच्चे नहीं है वो महिलाएं, तो स्टेरियोटाइप एक तबके के लिए होता है, लेकिन प्रीजुडाइज एक किस्म के लोगों के लिए होता है। समझ में आया कुछ, सब फिर से समझाता है। देखो यहां पर लिखेंगे स्टेरियोटाइप, स्टेरियोटाइप, और यहां पर लिखेंगे प्रीजुडाइज। ठीक है, प्रीजुडाइज में एक कैटेगरी आती है, एक कोई कास्ट भी आ सकती है,
लेकिन मैम वो कास्ट कौन सी होगी, उससे सब बिलोंग करेंगे। लेकिन स्टेरियोटाइप में ग्रुप ऑफ पीपल आएगा, विमेन भी आ सकती हैं, मेन भी आ सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी आ सकते हैं। समझ में आ रही है थोड़ी बात है। अब ट्रांसजेंडर भाई दलित भी तो हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर ब्राह्मण भी तो हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर तो कोई भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर तो मेल मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है ना। समझ में आ रही है बातें। तो यहां पर बहुत बढ़िया स्टेरियोटाइप्स में सब कुछ आ जाता है, एक पूरा का पूरा तबका आ जाता है। लेकिन प्रीजुडाइज में एक पर्टिकुलर कैटेगरी आती है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है कि यहां पर हमारा मान ली कि अगर हम सिर्फ दलितों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, अब ट्रांसजेंडर तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, महिला तो ब्राह्मण भी हो सकती है, महिला तो दलित भी हो सकती है, तो सब महिलाएं एक जैसी नहीं होंगी। बात समझ में आई थोड़ी सी भी? ठीक है, तो थोड़ा सा टफ था, लेकिन अब आप इसको बिल्कुल भी नहीं भूलने वाला और ये सवाल पेपर में जरूर आएगा। पहले बताओ, अगर जरूर जरा सी भी यहाँ पर कुछ भी दिक्कत परेशानी हुई, ठीक है बताओ, फिर से बताते हैं, कोई दिक्कत नो परेशानी। अब ये कैसे भी आए, एक बच्चे ने पहले बोला भी था जब हम पहले वाला स्टेरियोटाइप का सवाल कर रहे थे कि स्टेरियोटाइप में सब आ जाते हैं, हर कैटेगरी आ जाती है। तो महिला कैसी हो सकती है, दलित भी हो सकती है, लेकिन प्रीजुडाइज में अब यहाँ पर मेन भी हो सकते हैं और विमेन भी हो सकती हैं, सिंपल। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को बताते हैं जेंडर पैरिटी क्या होती है। जेंडर पैरिटी जब हम जेंडर के हिसाब से सारी चीजें करते हैं कि आप लिंग के आधार पर भेदभाव करो, ये होता है जेंडर पैरिटी, यहाँ पर लिखा है जो। ठीक है, तो लिंग के आधार पर हम जब करते हैं कि क्या होता है कि अरे देखो महिलाओं का काम है तो महिला, अरे कहाँ लिखा है कि महिलाएं क्या काम कर सकती है, क्या नहीं काम कर सकती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैविंग प्रेजुडिस अगेंस्ट अ कैटेगरी ऑफ पीपल इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ स्टेरियोटाइपिंग। ओके, चलिए, है ना, हाँ जी, बहुत बढ़िया, ये मैक्रो और माइक्रो की तरह है, बिल्कुल करेक्ट। बताओ जल्दी से, अब वो सवाल आ गया है जो मैंने तुमको याद रखने के बोला था स्टार्टिंग में। बताओ, वो सवाल आ गया है जो मैंने आपको बोला था कि ये अपने दिलों में रख लेना, इसकी चाबी अब खोलो जल्दी से अपने दिलों की। किसी नागरिक के भौतिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जीवन का अधिकार, या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये मैंने आपको बताया, ये दादाजी है, ये सलमान खान है अधिकारों के। जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, वो सलमान खान है, इन्होंने जो एक बार बोल दिया फिर ये किसी की भी नहीं सुनते हैं। ठीक है, हाँ जी अभिषेक, ऑब्वियसली ये हमारा प्रीवियस ईयर का एनालिसिस ही तो चल रहा है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी उपचार कर लेंगे, हम अपना जीवन का जो अधिकार है उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, या फिर पर्सनल लिबर्टीज। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मैंने आपको बताया था सेशन के स्टार्टिंग में। बताया था कि नहीं बताया था? यस मैम बताया था, और ये भी बोला था कि ये दोबारा से आएगा। अभी जो भी चीजें पढ़ाई हैं वो सब दोबारा से आएंगे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बार आर्टिकल याद दिलाना, विच आर्टिकल? माधव बेटा बहुत बढ़िया, आर्टिकल बताओ। अलीशा वेरी गुड। आज क्लास थोड़ी सी और खिंचेगी, हाफ एन आवर और जाएगी अभी। ठीक है, हाफ एन आवर तो आराम से जाएगी। आर्टिकल 32, वेरी गुड। अनुच्छेद जो है हमारा कौन सा, अनुच्छेद 32 में प्रावधान गिवन है। ठीक है, अभी मैंने आपको ये सवाल कराया था, आधा घंटा हो गया होगा, जहां पर मैंने आपको ये याद रखने के लिए बोला था, और ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर इसको देखो तो आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके लिए ये बताया था कि ये किसमें है, आर्टिकल अधिकार है, आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, चलिए अब दोबारा से सवाल पर चलते हैं। ये हमें सारे फंडामेंटल राइट्स कर लेने हैं, ठीक है, अच्छे से। कहां चला गया, इतना पढ़ लिया था हमने, बाप रे। तो ये है हमारा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आर्टिकल 32 में हम अपने, अगर हमारा कोई भी मौलिक अधिकार हर्ट हुआ है, कितने मौलिक अधिकार है टोटल? 6 में से लास्ट में आता है, इससे ऊपर वाले अगर 5 कोई भी हर्ट हुए हैं, आपको किसी ने कुछ बोल दिया है, कुछ गैर कानूनी गिरफ्तारी हो गई है, आपके जीवन का अधिकार छीन लिया गया है, आपकी निजी स्वतंत्रता पर कुछ उल्लंघन हुआ है, आपके साथ कोई शोषण हुआ है, अनटचेबिलिटी हुई है, तो इसको लेके आप कोर्ट में पहुंच सकते हो। ठीक है, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यहाँ पर डाल सकते हो। चलो बताओ आंसर। Which among the following statement is true about judiciary in India? ठीक है, चलो, भारत में न्यायपालिका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? भारत में न्यायपालिका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? न्यायपालिका के विभिन्न शस्त्र
पदानुक्रमित व्यवस्था में नहीं है। अच्छा, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है। अच्छा, उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक उच्च न्यायालय में सुनवाई की मांग की जा सकती है। न्यायपालिका के विभिन्न सत्र एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े गए हैं। सही पूछा है, मतलब कि 3 तो गलत ही है, पूरे के पूरे साक्षात रूप में गलत है ना। चलो चलो करते हैं इसको। ओके, रेडी स्टडी एंड गो। सही पूछा है, बहुत मारेंगे। सही पूछा है, मेधा का आंसर सही आ रहा है, लक्ष्मी का आंसर सही है, अर्चना का आंसर सही है, सुमन का आंसर सही है, बाकी हम नहीं देख पा रहे हैं और कुछ। नुसरत इज ऑल्सो करेक्ट, हिमांशी इज क्वीन। बहुत बढ़िया नाम बेटा। चलिए अच्छा करते हैं इसको, ठीक है, घबराइएगा नहीं। चलो, जुडिशरी चैप्टर से सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। आइए देवी और सचना, कुर्सी की पेटी बांध लो, गिर मत जाना कुर्सी से। अब देखो ध्यान से सुनना, देर इज नो हायरार्की बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ जुडिशरी। इतना मारेंगे इस ऑप्शन को, हायरार्की तो है ही। हायरार्की का मतलब क्या है, सबसे ऊपर भैया सुप्रीम कोर्ट है, नीचे हाई कोर्ट है, और उसके नीचे क्या है, लोकल कोर्ट है, यानी कि जिनको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो गया, तालुक्स हो गए, तहसील हो गए, यही तो हायरार्की है। अरे भैया ये दादाजी है, ये जो कह देंगे वही होगा, ये थोड़े दादाजी के बेटे हैं और ये दादाजी के बेटे हैं। तो इस प्रकार की हायरार्की हमारे सिस्टम में गिवन है। तो देर इज नो हायरार्की। अच्छा, हायरार्की तो है, तो तुम तो बेटा बिल्कुल गलत हो, तुम तो हमारा सही जवाब हो ही नहीं सकते हो। द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट जज इन द कंट्री। अब है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये हाई कोर्ट के नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट दादाजी हैं जो ऊपर हैं, उसमें जो चीफ जस्टिस है वो सबसे पावरफुल है। ठीक है, ओके, तो यहां पर आपको याद रखना है, ये भी सही आंसर नहीं होगा। द चीफ जस्टिस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट होता है, तो यहां पर खेला गया है छोटी सी स्टेटमेंट चेंज करके। ठीक है, एन अपील कैन बी मेड इन अ हाई कोर्ट अगेंस्ट अ जजमेंट पास बाय द सुप्रीम कोर्ट। कह रहा है कि अगर हाई कोर्ट में कोई भी अपील डाली जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। अरे जब सुप्रीम कोर्ट ही दादाजी हैं तो हाई कोर्ट में दोबारा कैसे चैलेंज कर सकते हो। पहले केस यहां होगा, फिर केस यहां होगा, और फिर केस यहां होगा, और यहां पर जो डिसीजन सुना दिया तो वो फाइनल होगा, उसको तो फिर राष्ट्रपति जी सोच सकते हैं बदलने को, वो भी सिर्फ फांसी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्होंने कह दिए उसके बाद तो किसी की नहीं सुनते, ये भी हमारे सलमान खान है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें समझनी होंगी, पढ़नी होंगी। तो यहाँ पर कोई भी अपील हाई कोर्ट में नहीं लगाई जा सकती जब जजमेंट ही इन्होंने दे दी। यहां से यहां नहीं जा सकते, यहां से यहां जरूर जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बचता है, डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो ये कनेक्टेड ही तो है, यहां से यहां पहुंचे, यहां से यहां पहुंचे, यहां पर तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिली जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बाकी तीनों गलत है। ठीक है, बाकी तीनों गलत है। एक बार इनको बोल देना इसके लिए, ये जो रखा है, ठीक है, याद दिला देना एक बार। एक बच्चा कह रहा है कि हाई कोर्ट शाहरुख खान है क्या। हमारी वीडियो पहुंच जाएगी ना उनके पास तो उन्हें बुरा लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट सलमान खान है, और सलमान खान की एक वो है ना कहावत है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं किसी की भी नहीं सुनता, और उसके बाद तो अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट भी इसी प्रकार से काम करता है, जो एक बार जजमेंट दे दिया, अरे अब नहीं किसी की सुन जाए, अब हम सोने जा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ठीक है, ये नहीं कि अब तुम ऐसे खेला खेलते रहोगे, ऐसे तो जस्टिस डिले ही हो जाएगा। हाई कोर्ट नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला, लड़ते रहेंगे आपस में, है ना। मम्मी ने भी जाने से मना कर दिया, पापा ने भी जाने से मना कर दिया। अब दादाजी के पास जा रहे हैं, वो तो मना नहीं करेंगे, वो तो दिलाई देंगे नया फोन। पता चला दादाजी ने बोला दोबारा मम्मी से पूछ के आओ, अरे ये क्या खेला लगा रखा है भाई। ठीक है, चलिए जल्दी से बता दीजिए। आकांक्षा दलित जो हैं वो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता था जिनको हमारे महात्मा गांधी जी हरिजन कहते थे। हरिजन यानी कि भगवान के बच्चे, यानी कि गॉड ऑफ चाइल्ड ऑफ गॉड, सॉरी, है ना। तो उस प्रकार से जो है यहाँ पर ना भेदभाव होते हुए दिखता है। अब ऐसा नहीं कि भेदभाव शुरुआत से चला आ रहा था, ये कुछ तबके ने शुरू कर दिया कि भैया हम ही पढ़े लिख लेंगे, बाकी किसी को पढ़ने लिखने नहीं देंगे। तो वो बहुत सालों तक ये हायरार्की चलती आई और कुछ लोगों को सेम लेवल पर नहीं समझा जाता था, बट दैट्स ऑल। बाकी कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि भाई इनको भगवान ने अलग से बनाया, इनको बहुत टाइम लगा बनाने, इनसे बातें बातें करके नीचे भेजा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब बराबर है। इंसानों के द्वारा किए गई सारा भेदभाव है। वो वाली मूवी तो आपने देखी होगी जिसमें वो आमिर खान दूसरे गोले से आता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्लियर है ना। अभी भी है डिस्क्रिमिनेशन, एब्सोल्युटली यस, डिस्क्रिमिनेशन तो अभी भी है, बट हम वही तो चाहते हैं। ठीक है,
यही तो चाहते हैं हम लोग कि सही हो जाए। चलो बताओ, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, करो। Stereotyping a community often results in its development, सशक्तिकरण, हास्यकरण, विविधताकरण, विविधीकरण। अभी डाइवर्सिफिकेशन का हिंदी में नाम ही बदल दिया है, विविधीकरण। विविधता को भैया भेज दिए हैं कहीं। ठीक है दीपिका, हमने पीडीएफ के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना लिया है जिसकी भावनाएं और जिसके बारे में हमने शुरू में आपको बताई थी चीजें, वीडियो पीछे करके जाना, उसमें सबको डिटेल दे दी है। ठीक है चलो, किसी समुदाय के बारे में रूढ़िवाद धारणाएं अक्सर उसके डैश का कारण बनती है, उसका विकास हो जाता है, बहुत बढ़िया है ना, उसका बहुत डेवलपमेंट हो जाता है, उसको पैसे मिलने लगते हैं, है ना, उसका बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हो जाता है। हाँ, उसका सशक्तिकरण हो जाता है, जैसे ही हम किसी के साथ भेदभाव करेंगे ना, अरे ये इसके साथ है ना, वो एम्पावरमेंट हो जाएगी। महिलाओं को भैया मत निकलने दो घर से बाहर, रात को 12 बजे वो नहीं निकल सकती क्योंकि सेफ नहीं। हाँ, उसका सशक्तिकरण हो गया। डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है स्टीरियोटाइप करने से। हाँ, उनको सब कुछ मिलने लगता है, उनको जॉब्स मिलने लगते हैं, पढ़ लिखने लगते हैं, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन उनके साथ क्या हो जाता है, मार्जिनलाइजेशन हो जाता है, उनको सबसे नीचे रख दिया जाता है, उनको बांट दिया जाता है ना। मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या है, देखो अगर मैंने आपको एक सिंपल से एक डेली लाइफ के तौर पर एग्जाम्पल समझाऊं, तो तुम कोई सूट सिलवाते हो या कोई शर्ट सिलवाते हो, लड़कों को तो अक्सर ढीले कपड़े ही पसंद आते हैं, लेकिन लड़कियों के जो कपड़े होते हैं वो थोड़ा सा उनको अच्छे, बिल्कुल एकदम एकदम उनके हिसाब से सिले, तो मास्टर जी जो होता है थोड़ा मार्जिन छोड़ देते हैं, है ना, कि अरे बचा कुचा। तो वो जो बचा कुचा वाला है ना, अगर हम किसी के साथ, एक समुदाय के साथ रूढ़िवाद भावनाएं जोड़ते तो वो एकदम कॉर्नर में चले जाते हैं, समाज के एकदम कॉर्नर वाले हिस्से में चले जाते हैं, तो उनका मार्जिनलाइजेशन हो जाता है। इस प्रकार से आप इस एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझ सकते हो। तो जब भी हम किसी भी कपड़े में कुछ चीजें लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, तो एक प्रकार से, हाँ, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, एक प्रकार से हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा मार्जिनलाइजेशन, और ये तो हमारा चैप्टर ही है पूरा, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, है ना। चलो, है ना, बहुत बढ़िया। आपने कभी देखा है, अगर आपके घर में कोई हाउस हेल्प वगैरह आती है, आपने कभी देखा हो कि कोई ऐसा इंसान है जो थोड़ा झाड़ू पोछे का, साफ सफाई का काम करे, कभी उनसे मिलना, उनसे बातें करना कि आपके बच्चे क्या करते हैं, तो बोलेंगे मेरा बच्चा कंस्ट्रक्शन में लग गया है, वो होम डिलीवरी करता है, वो सब्जी का जो है लगा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई खाने को नहीं है, 2 वक्त की रोटी तय करना ही मुश्किल हो जाता है, तो ना चाहते हुए भी ऐसा काम करना पड़ रहा है कि मार्जिनलाइज सेक्शन में चले जा रहा है। मार्जिन में बचा कुछ काम करो, छोटा मोटा काम करो जिसमें कुछ कुछ चीजें मिलेंगी। राइट गुरप्रीत बेटा, वेरी नाइस। चलिए अगला सवाल करते हैं, बहुत सुंदर, अगला सवाल करो जल्दी से। ABCD BCD ABD ACD। The Parliament had reservation from 1952 to 2019 for which of the following? शेड्यूल कास्ट के लिए था 2019 तक, एंग्लो इंडियन के लिए था 2019 तक, विमेन के लिए था 2019 के लिए, या फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए था? बताओ भाई। बहुत बढ़िया पिकॉज बेटा, बहुत बढ़िया आंसर बताएंगे सभी प्यारे बच्चे। चलो करते हैं इसको, है ना, बहुत बढ़िया आंसर सही आ रहा है, वैसे बिल्कुल सही है। देखो शेड्यूल कास्ट, अब देखो हमारे संविधान में, जब हम लोगों ने अपना संविधान बनाया था, तो हमारे संविधान में होती थी 545 इलेक्टेड सीट्स, अभी कितनी बच गई है? 543। ये कब? ये हमारा 2019 तक होती थी इतने, अंटिल 2019 इतनी होती थी। ठीक है, इनमें से 2 माइनस कर दी गई हैं, वो एंग्लो इंडियंस है। इन्हीं में 500 जो है 45 में ही हम लोगों को जनरल, यानी कि जो नॉर्मल जनरल जो हमारी है, उसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी भी कहते हैं, उसके बाद हमारी एसटी के लिए पहले एससी लिखेंगे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट के लिए हमारे पास थी 84 सीट है और एसटी के लिए थी 47 सीट है। तो ये हम लोगों ने दिया, बाकी बची कुछ जनरल के लिए होती थी। तो यहाँ पर किसका नाम नहीं है, लेकिन हमारे संविधान में हाल ही में एक अमेंडमेंट करके एक चीज करी गई है, और विमेन को भी यहाँ पर अमेंडमेंट देने की बात, यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें रिजर्वेशन की बात दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन की बात अभी दी गई। कोई बच्चा ये बता सकता है कि हमारे पास कौन सा अमेंडमेंट था, ये कौन से नंबर का अमेंडमेंट था? 102, 103, 104,
कोई बच्चा बता सकता है 101, 106, 110 बताओ कोई बच्चा है कि हमने अपनी महिलाओं के लिए कितना दिया है। तो ये हमारा महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं था 2019 तक। उसके बाद हमने इसके खिलाफ बहुत सारे केसेस लड़े और हाल ही में ये अनाउंसमेंट हुई है, इतने दिन से केस चल रहा था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ए बी और डी हो जाएगा। तो जहां पर भी ए बी डी है वो हमारा करेक्ट है। तो ए बी डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इतनी किसी को दिक्कत परेशानी, जी हाँ, ये हमारा 104 अमेंडमेंट के साथ महिलाओं को आरक्षण देना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ एक और बात याद रखना, महिलाओं को आरक्षण जो है वो लोकल गवर्नमेंट में तो मिला हुआ था। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट में यानी कि म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शन में रिजर्वेशन था, वो था 33%। अब पार्लियामेंट में भी 33% दे दिया गया है। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि 543 सीटों में से 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा अगले इलेक्शंस में। ठीक है, करेक्ट है। चलिए, तो लेकिन मैम लोकल गवर्नमेंट में पहले से ही दिया हुआ है, जब से लोकल गवर्नमेंट बनी है 1992 से लोकल गवर्नमेंट में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया था। लेकिन पार्लियामेंट वाला तो 1952 में बनके रेडी हो गया था, लागू हो गया था 1950 में। तो ये अभी हुआ है रिसेंटली। कोई दिक्कत परेशानी, तो आंसर हो जाएगा एबीडी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से करो। बोल दिया तुमने, कोई मिला नहीं? चलो ठीक है, अच्छा कोई नहीं, चलो जल्दी से करो। अरे ज्यादा ही छोटा हो गया क्वेश्चन, फटाफट से करो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आंसर बताएंगे सभी बच्चे। लोकल गवर्नमेंट से भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं? एब्सोल्युटली यस। शुरू तो करना पड़ेगा ना कहीं इलेक्शन में, मतलब सिस्टम में घुस जाओगे एक सेकंड में। मतलब स्कूल में टीचर बन गए तो फिर प्रिंसिपल तक भी पहुंच ही जाओगे। अरे प्रिंसिपल का एजुकेशन मिनिस्टर भी बन सकते हो, है ना, बहुत ही आसान है। देखो, अ चेंज इन द सिस्टम इन साउथ अफ्रीका इन 1994 लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट। 1994 में दक्षिण भारत में व्यवस्था बदलने की किस तरह की सरकार बनी? व्यवस्था क्या होती थी? जो भी बच्चे अगर ऑप्शन ए कहेंगे गलती से भी, वो थोड़े से इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बिफोर में ये सरकार चल रही थी। थोड़ा सा समझना होगा। 1994 तक आपको देखना होगा कि यहां पर ये वाली सरकार होती थी रंगभेद की। रंगभेद किसके द्वारा किया जाता था? ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर क्या किया हुआ था? साउथ अफ्रीका के लोगों को व्हाइट और ब्लैक पॉपुलेशन में बांटा हुआ था। इसी को ही रंगभेद की सरकार कहते थे कि जो व्हाइट होंगे उनके पास सब अधिकार होंगे, उनके लिए बसेस भी सेम होंगी, लेकिन जो ब्लैक लोग होंगे यानी कि जो साउथ अफ्रीका के नेटिव लोग हैं, अब इनको ब्लैक क्यों कहते थे? क्योंकि उनका रंग जो है वो थोड़ा सा डार्क होता था। अब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता कि हमारा रंग कैसा होगा, क्योंकि हम जहां रहते हैं हमारे जो जीन्स है वही तो डिसाइड करेंगे। क्यों भाई जम्मू कश्मीर के लोग इतने ज्यादा गोरे चिट्टे होते हैं? क्योंकि मैम वहां पर सनलाइट ही नहीं है। क्यों केरला में, तमिलनाडु में लोगों का कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है? क्योंकि वहां का जो भूगोलिक स्ट्रक्चर है वो वही चीज अलाउ करता है। ठीक है, तो ये हमें समझना होगा। तो जो व्हाइट लोग होते थे मैम, क्योंकि ब्रिटिशर्स होते थे, उन्हीं के ही देश में उन्हीं के साथ ही भेदभाव करते थे, जिसमें नेल्सन मंडेला जी ने बहुत बार अपना बहुत ही बढ़िया एक रोल प्ले करा है। लगभग 34 साल तक ये जेल रह के आए हैं और उसके बाद इन्होंने इस पर जीत हासिल करी और फाइनली जो ब्लैक लोग थे उनको उनका अधिकार मिल गया। और जब उनको अधिकार मिला तो उन्होंने अपनी एक गवर्नमेंट ऐसी बनाई जो लोकतंत्र होगी। और अगर आज आप साउथ अफ्रीका के यहाँ पर बात करेंगे, अगर आप साउथ अफ्रीका के लोगों के बारे में, तो यू विल फाइंड कि आज उनका जो लोकतंत्र है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम अपने सेशन का आखिरी क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, और फिर हम यहां पर सारी चीजों को एंड करेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलो करो फटाफट से। ओके, चलो करो क्वेश्चन को। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कॉल्ड? जब संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट की गई तो उस शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? बताओ जल्दी से। इज इट कॉल्ड पार्लियामेंट्री, फेडरल, प्रेसिडेंशियल या फिर डेमोक्रेटिक? क्या होगा सही आंसर? इसमें एक ट्रिक है जो आपको समझाएंगे। ये पूरा चैप्टर हमें सिर्फ एक ही चीज समझाता है और वो हम आपको अभी बता देंगे। ठीक है, चलिए सही आंसर आना शुरू हो गया। देखो एक चीज आज समझ लो पूरा का पूरा, ये जो हमारा चैप्टर है ये फेडरलिज्म चैप्टर है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। इस संघवाद में हमें दो चीजें समझाई गई हैं। अब वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन,
हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, लॉन्गिट्यूड जैसी कि लैटिट्यूड जैसी, और एक होती है वर्टिकल। समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे भी आएगा। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट ऐसे है कि अगर आप इसको समझ लोगे तो बहुत बढ़िया से कर लोगे। अब देखो, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जब आप एक लेवल पर हो, और एक लेवल पर होना मतलब कि कौन कौन, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, विधायक और न्यायपालिका, ये तीनों एक लेवल पर है और इक्वली पावरफुल है। ठीक है, ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, है ना। अब आता है हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें सबसे ऊपर कौन सी गवर्नमेंट होती है, सबसे ऊपर होती है यूनियन गवर्नमेंट, देन होती है स्टेट गवर्नमेंट, और फिर होती है लोकल गवर्नमेंट। तो ये दो टाइप्स होते हैं फेडरलिज्म के। तो अब आप बताओ कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल है वो भी फेडरलिज्म है और जो वर्टिकल है वो भी फेडरलिज्म है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो हमारा आंसर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव पावर को डिवाइड करता है सेंटर और स्टेट के बीच में, ये एक फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है, ये एक फेडरलिज्म का संघीय सरकार का स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, चल, तो बस यही हम लोगों को करना था आज के सेशन में। अब बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल ठीक 11 बजे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फेडरलिज्म होता है। ठीक है, पार्लियामेंट में आपको पता है पार्लियामेंट नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट आता है। ठीक है, बिल्कुल, अभी तक रिजर्वेशन हटाया थोड़ी एससी एंड एसटी का, हर साल उसको बढ़ा दिया जाता है, हर एवरी 15 ईयर्स आपको ये चीजें बढ़ते हुए नजर आएंगी। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब मिलेंगे कल ठीक 11 बजे अपनी क्लास में, और यहीं से सारे सेशन को स्टार्ट करेंगे। कल हम शायद ज्योग्राफी या हिस्ट्री में से कुछ एक करने वाले। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, आपसे के लिए ढेर सारा प्यार। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।